हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल आप सभी लोगों का आरडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं केमिस्ट्री के फर्स्ट भाग के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए ज़्यादा जरूरी हो। क्योंकि प्यारे बच्चों, अब आपका एग्जाम ज़्यादा दिन नहीं रह गया है। आपका एग्जाम प्यारे बच्चों 2-4 दिन के अंदर एग्जाम आपका हो जाएगा। तो केमिस्ट्री के आपके अंदर ये डाउट चल रहे होंगे कि केमिस्ट्री से यह हम क्या पढ़ें कि हमारा स्कोर अच्छा हो जाए, नंबर अच्छा स्कोर हो जाए। तो प्यारे बच्चों, उन सभी छात्रों के लिए ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस लेक्चर को यदि आप देख लेंगे तो यदि आप केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं पढ़े होंगे तो इस लेक्चर को देखने के बाद आप केमिस्ट्री में बहुत कुछ जान जाएंगे। प्यारे बच्चों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जब लास्ट तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि प्रश्न में है क्या और हमें किस तरह से प्रश्न बनेगा और हमें लिखना क्या है। तो ध्यान रखें प्यारे बच्चों कि वीडियो को बीच में छोड़ के ना जाएं, वीडियो को पूरा देख कर जाएं, ठीक है, जिससे आपके हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जो भी आपके प्रश्न ना क्लियर हो, इस लेक्चर को देखने के बाद हर एक प्रश्न आपके क्लियर हो जाए। आपके पास समय ज्यादा नहीं है तो मैं आपका ज्यादा समय लूंगा भी नहीं, कम समय में अधिक जानकारी देने का प्रयास करूंगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोग हमारे बातों को ध्यान दीजिए और लेक्चर को पूरा देख कर जाइए, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न में देखिए, ये प्रश्न जो है वो काफी बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। हर बार प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए कि मोलरता तथा मोललता में अंतर। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है प्यारे बच्चों, मोलरता तथा मोललता में अंतर। ये यूपी बोर्ड का रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब काफी बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। यदि आप लोगों को ये नहीं याद है तो समझ लीजिए प्यारे बच्चों कि लेक्चर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। आप इस लेक्चर को बीच में छोड़ के ना जाएं, पूरा लेक्चर देख लें, तब आपको समझ में आएगा, तब लगेगा नहीं हम केमिस्ट्री में तैयारी कर चुके हैं और आपको एग्जाम देने में कोई हिचकिचाहट नहीं रहेगी, मतलब कोई डर नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अभी मैं आप लोगों को फर्स्ट भाग पढ़ा रहा हूं, उसके बाद मैं सेकेंड भाग, मैं फर्स्ट और सेकेंड एक साथ बनाने वाला था, लेकिन क्या है लेक्चर ज्यादा बड़ा हो जाता है तो आप लोग देखने में बीच में ही लेक्चर छोड़ के चले जाते हैं, यार इतना बड़ा लेक्चर कौन देखेगा। हमारे पास वैसे ही समय नहीं है, तो मैं सोचा कि भाई थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को 2 लेक्चर में करके आराम से सिलेबस दे दूं और आप अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, प्रश्न में क्या है, मोलरता मोललता में अंतर। प्यारे बच्चों, मोलरता क्या होता है, मोलरता बराबर होता है, मोलरता बराबर होता है बिले बिले मोलो बिले मोलो की संख्या, विलय मोलों की संख्या बटे में विलयन का आयतन लीटर में, विलयन विलयन का आयतन लीटर में, ठीक है। यह है मोलरता का फार्मूला। मोललता का क्या होगा, मोललता बराबर होगा प्यारे बच्चों, फार्मूला तो वही होगा लेकिन नीचे चेंज हो जाएगा, ऊपर क्या रहेगा, विलय विलय मोलों की संख्या बटे में विलायक का भार, विलायक का भार, विलायक का भार किस में रहेगा प्यारे बच्चों, केजी में। तो देखिए पहले हम दोनों की परिभाषा, जब भी अंतर देना होगा प्यारे बच्चों, अंतर में पहले हम परिभाषा जरूर लिखेंगे, कोई भी अंतर देना हो हम उनका परिभाषा लिखेंगे। अंतर में पहला, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, इस फार्मूले के हिसाब से। यहाँ पर देखिए, यहाँ किसी विलायक की बोलेंगे, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलय मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। अब आगे चलिए अगले पॉइंट पे, इसका मात्रक क्या होगा मोलरता का। फिर बच्चों मोलरता का मात्रक देखिए, ऊपर मोल है नीचे क्या लीटर, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर होता है। उसमें चलिए ऊपर क्या है मोल, नीचे क्या है केजी, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मोल प्रति केजी। प्यारे बच्चों आगे, यह ताप पे निर्भर करता है और यह ताप पे निर्भर नहीं करता। प्यारे बच्चों, ये आयतन है, आयतन लीटर में है, तो लीटर में हम किसको नापते हैं, जो लिक्विड में हो, लिक्विड पदार्थों को हम लीटर में नापते हैं। तो लिक्विड जो है ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होता है, क्या होता है ना, तो टेम्परेचर के द्वारा प्रभावित होगा, लेकिन एक किलोग्राम है, किलोग्राम का मतलब यह है कि ठोस अवस्था में होगा, ये द्रव्यमान होगा।
तो इसके द्रव्यमान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा टेम्परेचर की वजह से, नॉर्मल टेम्परेचर। इसका मतलब है ताप पे निर्भर नहीं करता। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आप लोगों के अंतरे 2 नंबर का आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में आता है। प्यारे बच्चों ध्यान रखें, इस प्रश्न को जरूर ध्यान से देखें और आपको ऐसे ही अंतर बीच में लाइन खींचना, एक साइड मोलरता एक साइड मोललता करके आपको अंतर देना है। ध्यान रखें अंतर जितना अच्छा लिखेंगे, जितने मतलब स्वच्छ रूप में लिखेंगे उतना अच्छा नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यदि आप नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ना स्टार्ट कर दें। प्यारे बच्चों देखिए इसमें क्या है, इसमें कह रहा है हिमांक में अवनमन बताइए कि हिमांक में अवनमन क्या होता है। और सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों, हिमांक में अवनमन क्या है। हिमांक अवनमन, हिमांक का मतलब होता है समझ लीजिए कि ताप, मतलब कोई भी द्रव, एक नॉर्मल सी परिभाषा, कोई भी द्रव जितने टेम्परेचर पे किस अवस्था में आ जाए, ठोस अवस्था में आ जाए, वो हिमांक होता है। वो टेम्परेचर जो कहलाता है हिमांक कहलाता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, मान लीजिए कोई शुद्ध विलायक है, ठीक है, इसमें कुछ मिलाया नहीं गया है, शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक है प्यारे बच्चों। तो इस शुद्ध विलायक में हम क्या कर रहे हैं, देखिए जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो उसका हिमांक घट जाता है। जब किसी शुद्ध विलायक में क्या करते हैं, अवाष्पशील ठोस अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो उसका हिमांक घट जाता है, जिसे हिमांक में अवनमन कहते हैं, जिसे हम हिमांक में क्या कहते हैं, अवनमन। जैसे ही प्यारे बच्चों इस टाइम इसका टेम्परेचर ज्यादा है, लेकिन जैसे ही हम इसमें कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाएंगे इसका जो टेम्परेचर लेवल है कम हो जाएगा, कम ही टेम्परेचर पे ये फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, तो ध्यान रखें ये हो गया हिमांक में अवनमन। तो ध्यान रखें मेरे बच्चों हिमांक में जो अवनमन होता है इसके गणितीय रूप लिखने के लिए आ जाता है। हिमांक में अवनमन को गणितीय रूप लिखिए, इससे प्रश्न बन सकते हैं बच्चों। हिमांक में अवनमन का गणितीय रूप लिखिए या हिमांक में अवनमन तथा मोललता में संबंध लिखिए। ऐसे प्यारे बच्चों 2 नंबर के भी प्रश्न आ सकते हैं, तो ध्यान रखें। तो देखें जो हिमांक में अवनमन होता है मतलब शुद्ध विलायक का जो हिमांक होता है, शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक का जो हिमांक होता है प्यारे बच्चों वह हिमांक क्या होता है, टीएफ नॉट। क्या होता है, टीएफ नॉट। और जो विलयन का हिमांक होता है, विलयन का हिमांक, विलयन का हिमांक क्या होता है, टीएफ होता है। अब इन दोनों में जो कमी होती है, अंतर होता है, वही हिमांक में अवनमन कहलाता है। हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन होता है डेल्टा, क्या होता है बच्चों, इन दोनों का जो अंतर होता है डेल्टा टीएफ बराबर टीएफ नॉट माइनस टीएफ। क्योंकि शुद्ध विलायक का टेम्परेचर ज्यादा था, जैसे ही हम उसमें मिलाए हैं तब ने उसका टेम्परेचर लेवल कम हुआ, तो टीएफ नॉट माइनस टीएफ क्या होगा बच्चों, टीएफ नॉट माइनस टीएफ। ठीक, अब बताइए ए हो गया बच्चों आप लोगों का हिमांक में अवनमन। तो ये जो हिमांक में अवनमन होता है डेल्टा टीएफ, ये होता है यम, मतलब विलयन के मोललता पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, विलयन के मोललता पर। तो ध्यान देंगे जैसे प्रोपोर्शनल करता है तो बराबर और के आ जाता है, तो यहाँ लिख देंगे के एफ, क्योंकि एफ है यम। तो ए है संबंध मोललता और हिमांक में अवनमन का जब संबंध पूछेगा तो आप इस फार्मूले को ऐसे करके लिख सकते हैं। आप चाहें तो इस फार्मूले को और आगे बढ़ा सकते हैं। के एफ मोललता का फार्मूला क्या होता है, डब्ल्यू बी गुड़े 1000 बटे में प्यारे बच्चों एम बी गुड़े डब्ल्यू ए। याद रखें ये है हिमांक में अवनमन का फार्मूला। अब ध्यान दीजिए इसमें कभी कभी के एफ पूछ लेता है, के एफ का फार्मूला लिखिए। के एफ मतलब होता है मोलल, के एफ क्या होता है, मोलल, मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक। प्यारे बच्चों क्या होता है, मोलल अवनमन स्थिरांक। और ध्यान रखें डब्ल्यू बी क्या होता है, विलेय का भार, एम बी क्या होता है, विलेय का अणुभार, डब्ल्यू ए क्या होता है, विलायक का भार। याद रखेंगे जो चीजें मैं बता रहा हूं इन सभी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्यारे बच्चों यदि हम इसी फार्मूले को के एफ के रूप में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखते हैं, के एफ के रूप में
इन सभी का गुणा उसमें कर देते, तो फार्मूला हो जाता है डेल्टा टी एफ गुणे डब्ल्यू ए गुणे एम बी बटे में क्या लिख सकते हैं डब्ल्यू बी गुणे 1000। पर बच्चों इस फार्मूले को के एफ के रूप में लिखना होगा तो ऐसे लिख सकते हैं। ये फार्मूला याद करेंगे तो इसी को पक्षांतर करना है। यदि हम अणु भार के रूप में ही फार्मूला लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखते हैं, एम बी बराबर मतलब ये अणु भार के रूप में, तो अणु भार को यहाँ भेज देते हैं, इसको यहाँ भेज देते हैं और कहीं चेंज करने की जरूरत नहीं होती। तो लिख देते हैं के एफ गुणे डब्ल्यू बी गुणे 1000 बटे में प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा डेल्टा टी एफ गुणे डब्ल्यू ए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिए, एक फार्मूला याद करेंगे तो हम इस फार्मूले को 3 तरीके से लिख सकते हैं और ये तीनों तरीके कभी कभी ऑब्जेक्टिव में दे देते हैं। इन तीनों में से कोई एक बोल देता है इसमें मोलल अवनमन स्थिरांक का फार्मूला कौन है, इस तरह से आपसे पूछ लेगा। तो याद रखें प्यारे बच्चों, ये हो गया आपके हिमांक में अवनमन की परिभाषा। और हिमांक में अवनमन और मोललता में संबंध जब पूछेगा तो आप इस फार्मूले को लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर देगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें, इतने का स्क्रीनशॉट लें और साथ साथ में रिवीजन करें। जो आप देखिए प्यारे बच्चों, इसमें क्या है ना, जितना अच्छा आपको याद हो जाएगा उतना अच्छा रहेगा। ज्यादा बड़ा परिभाषा लिखेंगे तो कोई मतलब नहीं है भाई, कम परिभाषा लिखें लेकिन हमें याद होना चाहिए। जरूरी है इस टाइम की याद कितना हो पा रहा है। ठीक है ना, तो आप लोग प्यारे बच्चों इतने का स्क्रीनशॉट लें। चलिए आगे चलते हैं। क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक का मतलब भी टेम्परेचर होता है, लेकिन वो ऐसा टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ कर देता है, एक नॉर्मल सी परिभाषा। ठीक है, कोई भी द्रव जिस टेम्परेचर पर उबलना प्रारंभ कर देती है वही उसका टेम्परेचर जो होता है क्वथनांक में बदल जाता है, उसी टेम्परेचर को क्वथनांक कहते हैं। तो देखिए क्वथनांक क्या होता है, जैसे आप उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन मतलब यहाँ टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है, यहाँ टेम्परेचर में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। जैसे मान लीजिए कोई द्रव उबल रहा है, जब द्रव उबलता है तो उसमें हम किसी पदार्थ को डाल देते हैं, जैसे पानी उबल रहा है आप उसमें किसी चीनी के कण को डाल दीजिए, चाय उबल रहा है उसमें किसी चीनी के कण को डाल दीजिए। जब चाय उबलता है तो उसमें चीनी के कण को डालेंगे तो क्या होता है, उबलना जो होता है क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो आप चाहते हैं फिर उसी स्पीड से उबलना प्रारंभ करें तो आप टेम्परेचर वहां बढ़ा देंगे, गैस जो जलता है वहां आग ज्यादा कर देंगे, टेम्परेचर ज्यादा कर देंगे, फिर उसी स्पीड से उबलना प्रारंभ हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो क्या है, आप इसके पिछले पेज पर जैसे हिमांक की आप परिभाषा लिखे हैं वैसे आप क्वथनांक की भी परिभाषा लिखेंगे, लास्ट में थोड़ा सा चेंज होगा। हिमांक में अवनमन मतलब कमी होता है, उन्नयन मतलब वृद्धि, जहां हम कमी शब्द उसमें लगाए हैं यहां पर हम इसमें लगा देंगे वृद्धि शब्द, मतलब बढ़ने वाला। क्या बोलेंगे, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। हो गया बात, मिलाया जाता है तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, जिसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं, जिसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं, जिसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। इसका मतलब जब वो शुद्ध विलायक था तब उसका क्वथनांक कम था, जैसे ही हम उसमें किसी विलेय पदार्थ को डाले हैं तब ना क्वथनांक बढ़ा है। इसका मतलब जब वो विलयन बना तब उसका क्वथनांक बढ़ गया। तो इसके फार्मूले को यदि हमें लिखना होगा, इसके संबंध को कैसे दर्शाएंगे, जैसे आप उसके संबंध को दर्शाएं हूबहू वैसे इसके भी संबंध को दर्शाएंगे, फर्क बस यही रहेगा, वहां एफ था यहाँ पर बी होगा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक का क्वथनांक, शुद्ध विलायक का क्वथनांक प्यारे बच्चों, शुद्ध विलायक का क्वथनांक क्या होगा, टी बी नॉट, क्या होगा टी बी नॉट। फिर विलयन का क्वथनांक बताइए, विलयन का क्वथनांक प्यारे बच्चों, विलयन का क्वथनांक क्या होगा, टी बी नॉट नहीं लगेगा यहाँ पर, टी बी हो जाएगा। और इन दोनों में जो अंतर आता है, जिन दोनों में जो वृद्धि हुई होती है, इन दोनों का अंतर निकालेंगे तभी तो पता चलेगा कितनी का वृद्धि हुआ है। तो उसे कहते हैं क्वथनांक, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन क्या होगा, डेल्टा टी बी, जैसे उसको लिख रहे थे प्यारे बच्चों, लेकिन यहाँ बड़े में से छोटे घटाना है, बड़ा ये है तो हो जाएगा टी बी माइनस टी बी नॉट। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है डेल्टा टी बी, ये प्रोपोर्शनल किसके होता है, विलयन के मोललता के।
अब बताइए क्या हम इस फार्मूले को डेल्टा टी बी बराबर प्रोपोर्शनल करता है तो बराबर और क्या आता है, तो यहाँ के आएगा लेकिन के साथ यहाँ बी लगेगा। ठीक है, ये हो गया फार्मूला। हम चाहें तो इस फार्मूले को और एक तरीके से लिख सकते हैं, डेल्टा टी बी बराबर के बी गुड़े, हम मोललता का फार्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे मोललता का फार्मूला, डब्लू बी गुड़े 1000 बटे में प्यारे बच्चों एम बी गुड़े डब्लू ए। ये हो गया आपका मोललता का फार्मूला। अब हिमांक में अनुमान फार्मूला इस तरह से भी दे सकता है, इस तरह से भी दे सकता है, ध्यान रखें आप लोग। और ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, मैं बोला इस फार्मूले को और तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, यदि हमें के बी चाहिए तो के बी को हम कैसे लिख सकते हैं बताइए, इसका गुणा इसमें कर देंगे, हो जाएगा डेल्टा टी बी एम बी गुड़े डब्लू ए बटे में प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, डब्लू बी गुड़े 1000 के बी के रूप में। यही फार्मूला यदि हम प्यारे बच्चों अणुभार के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एम बी बराबर क्या लिखेंगे, एम बी को यहाँ भेज देंगे, इसको यहाँ भेज देंगे, सब कुछ वैसे ही रहेगा। के बी गुड़े डब्लू बी गुड़े 1000 बटे में डेल्टा टी बी गुड़े डब्लू ए। ठीक है, अब प्यारे बच्चों ध्यान रखें कि इसमें जो के बी होता है उस के बी को क्या कहते हैं, हिमांक में क्वथनांक में उन्नयन, मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या कहते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ध्यान रखें क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो प्यारे बच्चों ये हो गया, आप लोगों को यदि हिमांक तैयार होगा तो क्वथनांक तैयार हो जाएगा, यदि क्वथनांक तैयार होगा तो हिमांक तैयार हो जाएगा। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, आप कोशिश करें और मेहनत करें और अच्छे से इस लेक्चर को ध्यान से देखें। यदि आधे घंटे या 1 घंटे का लेक्चर है तो आप उसको 1.5 घंटे में देखें, लेकिन अच्छे से देखें और समझ कर देखें। ठीक है प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। ये बिलियन के जो है ना प्यारे बच्चों, ये 5 नंबर के प्रश्न हैं। केमिस्ट्री में क्या ध्यान देना है कि 5 नंबर के हमारे प्रश्न यदि क्लियर हो जाएं तो हमें अच्छा नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो बिलियन के 5 नंबर के पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं प्यारे बच्चों। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है परासरण की व्याख्या कीजिए, इसकी सहायता से विलेय के मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए मैं जो लिखा हूं परासरण दाब की परिभाषा लिख दिया हूं, तो याद रखें कोई दिक्कत नहीं, परासरण दाब भी पूछ सकता है, परासरण भी पूछ सकता है। तो क्या बोलेंगे, किसी विलयन पर लगाया गया हुआ आवश्यक न्यूनतम दाब जिससे परासरण की प्रक्रिया रुक जाती है उसे परासरण दाब कहते हैं। अब ध्यान रखें, परासरण दाब की व्याख्या कीजिए, सॉरी परासरण दाब ही तो पूछा है ठीक है, तो परासरण दाब की व्याख्या करने के लिए बोला है, तो क्या बोलेंगे, किसी विलयन पर लगाया गया वह आवश्यक न्यूनतम दाब जिससे परासरण की प्रक्रिया रुक जाती है। परासरण की प्रक्रिया में विलायक के कण स्वतः गमन करते हैं तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ। तो क्या होता है, जब विलायक के कण स्वतः जब तनु से सांद्र की ओर जाते हैं तो हम विलयन पर ऐसा दाब लगाते हैं कि जो विलायक के कण स्वतंत्र मतलब अपने आप तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जा रहे हैं उनका प्रभाव बंद हो जाए, और जिस दाब पर वो बंद हो जाता है उसी को हम लोग कहते हैं परासरण दाब। परासरण दाब का फार्मूला क्या है बच्चों, ध्यान रखिए, P बराबर आर सी टी, या प्यारे बच्चों इस फार्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है, P बराबर आर एम टी। यम क्या है, मोलरता। इस फार्मूले को अणुभार के रूप में बोलेगा लिखने के लिए। देखिए, इसकी सहायता से विलेय के मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने वाले व्यंजक प्राप्त कीजिए, इसके सहायता से मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने वाले व्यंजक प्राप्त कीजिए, मतलब अणुभार, विलेय के अणुभार ज्ञात करने वाले व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये तो परासरण दाब हो गया। चलिए देखिए इस फार्मूले को और आगे लिखिए, थोड़ा सा इस फार्मूले को आगे बढ़ाइए। आर यम है क्या, मोलरता। मोलरता का फार्मूला जानते हैं क्या होता है, डब्ल्यू बी गुड़े 1000 बटे में प्यारे बच्चों एम बी गुड़े वी टी इंटू टी। ये हो गया आप लोगों का प्यारे बच्चों मोलरता का फार्मूला। हमें विलेय के अणुभार के रूप में बोला है लिखने के लिए, तो हम विलेय के अणुभार को यहाँ भेजेंगे, इसको यहाँ भेज देंगे। तो बताइए क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा एम बी बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आर गुड़े डब्ल्यू बी गुड़े 1000 इंटू टी
बटे में प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा बताइए, बटे में P इंटू वी टी। देखिए प्रासड़ दाब को पाई से भी लोग दर्शाते हैं, P से भी दर्शाते हैं, तो याद रखिए यही फार्मूला हमसे बोला है, यही फार्मूला व्यंजक इसी फार्मूले को प्राप्त करने के लिए बोला था। ये है प्रासड़ दाब, ये क्या है, यह है परासरण, परासड़ दाब, क्या है परासड़ दाब। तो बच्चों ये जो परासड़ दाब है इसको आगे करेंगे तो यही अणुभार आएगा, यही अणुभार हमसे बोला इसके व्यंजक को निकालने के लिए। आप सोचिए इतना आप लिखेंगे तो आपको सिंपल सा 5 नंबर इतना अच्छा से देगा, 4 से 5 नंबर दे देगा, तो क्या चिंता करने की जरूरत है, 4-5 नंबर तो आराम से निकाल सकते हैं इस प्रश्न से। देखिए यम भी क्या है बच्चों, विलेय का मोलर द्रव्यमान बोल सकते हैं, मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान बोलिए या अणुभार बोलिए, ठीक है। और प्यारे बच्चों आर क्या है, गैस नियतांक बोल सकते हैं, गैस नियतांक। और प्यारे बच्चों वीटी क्या है, विलयन का आयतन, क्या है, जहां करके लिखना पड़ेगा, यही तो महत्वपूर्ण बात है प्यारे बच्चों, फार्मूला लिखेंगे तो जहां करके आपको लिखना पड़ेगा तभी तो जानेगा, अब अच्छा नंबर देगा आपको। विलयन का, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। और प्यारे बच्चों डब्ल्यू बी क्या है, विलेय का भार, विलेय का भार। और बताइए टी क्या है, परम ताप, परम ताप मतलब केल्विन में नापा गया ये टेम्परेचर है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपको इतना सिंपल सा यदि आप लिख कर 4 से 5 नंबर पा जाते हैं तो क्या प्रश्न को नहीं देखेंगे? लेक्चर तो देखेंगे ही ना। तो प्यारे बच्चों मैं बता रहा हूं आपको, मैं जितना पढ़ाऊंगा बस उतना ही पढ़ लीजिए, तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपका एकदम अच्छा खासा नंबर आएगा केमिस्ट्री में, चिंता करने की डर तो एकदम खत्म हो जाएगा, ध्यान रखें, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों इसका। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये भी आप, ये तो 5 नंबर का प्रश्न कंफर्म है, ये 5 नंबर में पूछा ही जाता है, 4 नंबर का कोई सवाल ही नहीं है इसमें, ये 5 नंबर का ही पूछा जाता है। देखिए कारा राउल्ट के नियम की परिभाषा लिखिए, इस नियम के आधार पर विलेय के मोलर द्रव्यमान को परिकलित करने का व्यंजक प्राप्त कीजिए, राउल्ट का नियम। अब चलिए देखिए राउल्ट का नियम क्या है। इस नियम के अनुसार किसी विलयन में उपस्थित प्रत्येक घटक का वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। जैसे मान लीजिए एक कोई पात्र है, इसमें इस विलयन में, इस पात्र में ये विलयन है, तो बताइए इस विलयन में पदार्थ होंगे, कई पदार्थ होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे। मान लीजिए इस विलयन के अंदर 2 पदार्थ हैं, तो इन 2 पदार्थों का जो वाष्प दाब होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, इन पदार्थों का जो वाष्प दाब होगा उनके मात्रा पे डिपेंड करेगा। मान लीजिए इस विलयन में 2 पदार्थ है तो दोनों वाष्प दाब लगाएंगे, तो कौन वाष्प दाब ज्यादा लगाएगा, कौन वाष्प दाब कम लगाएगा, ये डिपेंड करेगा उनकी मात्रा पर। जिसका मात्रा ज्यादा उनका वाष्प दाब भी ज्यादा। तो कैसे जानेंगे किसकी मात्रा ज्यादा है, जिसका मोल अंश ज्यादा उसका वाष्प दाब भी ज्यादा। इसका मतलब जो वाष्प दाब है वो किसके रिलेशन में दिख रहा है, किसके साथ दिख रहा है, मोल अंश के। तो हम लोग इसलिए लिखते हैं P प्रोपोर्शनल यक्स, P प्रोपोर्शनल यक्स, P है आपका वाष्प दाब, यक्स है मोल अंश। तो इसका मतलब जो वाष्प दाब होता है मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कह रहा है इस नियम के आधार पर विलेय के मोलर द्रव्यमान को परिकलित करने का व्यंजक लिखे। तो व्यंजक कैसे लिखना है ध्यान दीजिए। आपको वाष्प दाब का फार्मूला पता है, वाष्प दाब में अवनमन के रूप में, तो P लिखेंगे P नॉट माइनस पी एस बटे में P नॉट बराबर क्या होता है, यक्स टू। प्यारे बच्चों क्या लिखते हैं, यक्स टू लिखिए, या प्यारे बच्चों आप इसको लिख सकते हैं यक्स बी। यक्स बी मतलब विलेय का, विलेय का क्या होता है, मोल अंश या मोल प्रभाज। तो ये है वाष्प दाब में अवनमन। राउल्ट का ये कहना है कि वाष्प दाब में जो कमी आती है वो उसके मोल अंश के समानुपाती होता है, उसके विलेय के मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो देखिए ये है पी नॉट माइनस पी एस बटे में पी नॉट इंटू एक्स बराबर एक्स बी। याद रखें ये है वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन, ये फार्मूला याद रखिएगा।
इसी फार्मूले से हमें डिराइव करने के लिए बोला है। अब यहाँ पर हमें राउल्ट के नियम के आधार पर हमें विलेय के मोलर द्रव्यमान का फार्मूला प्राप्त करना है। चलिए ध्यान दीजिए, क्या लिखेंगे, पी नॉट माइनस पी एस बटे में पी नॉट बराबर मोल अंश का फार्मूला क्या होता है, एन बी बटे में एन ए प्लस एन बी। ये जो नीचे दिख रहा है ना, ये विलयन है, ये क्या है, विलयन है। अब याद रखें प्यारे बच्चों, जो राउल्ट का नियम लगता है ना, वो राउल्ट का नियम लगता है तनु विलयन के लिए। किसके लिए, तनु विलयन के लिए। जब राउल्ट का नियम तनु विलयन के लिए लगता है, इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों, राउल्ट का नियम तनु विलयन के लिए लग रहा है, तो तनु विलयन कौन होता है, तनु विलयन मतलब पतला विलयन हो, हल्का हो। तो बताइए, जिसमें हम पानी की मात्रा ज्यादा रखेंगे कि चीनी की मात्रा ज्यादा रख, ऐसा एकदम हल्का विलयन बनाइए। तो आप प्यारे बच्चों उसमें पानी ज्यादा कर दीजिए, चीनी कम कर दीजिए, तो एकदम हल्का पतला विलयन बन जाएगा कि नहीं, तनु विलयन। तो तनु विलयन का ये मतलब होता है, तनु विलयन में जल ज्यादा होता है और विलय क्या होता है, कम होता है। इसका मतलब ये जो नीचे दिख रहा है ना, ये विलयन है, लेकिन कौन से विलयन के रूप में है, तनु विलयन के रूप में। जब तनु विलयन के रूप में है, तो इसमें जो विलय होगा उसकी मात्रा कम होगी, जो विलायक होगा उसकी मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसमें किसकी मात्रा कम होगी, प्यारे बच्चों इसमें जो एन बी है इसकी मात्रा कम होगी और एन ए का वैल्यू ज्यादा होगी, एन मतलब विलायक। प्यारे बच्चों इसमें जो राउल्ट के नियम से आप लिख सकते हैं, राउल्ट क्या लिखेंगे यहाँ, राउल्ट के नियम से। राउल्ट के नियम से क्या है, राउल्ट के नियम से यह है, जो राउल्ट का नियम होता है तनु विलयन के लिए लागू होता है। राउल्ट के नियम से तनु विलयन, तनु विलयन के लिए। इतना लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, जस्ट इसके नीचे जस्ट आप इसको लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे एन ए ज्यादा होगा और एन बी क्या होगा, कम। मतलब उसमें विलय की मात्रा प्यारे बच्चों कम होगी और विलायक की मात्रा ज्यादा होगी, तो तनु विलयन हो जाएगा। जब विलय की मात्रा कम होती है, विलायक ज्यादा है, अब बताइए इसमें विलायक बहुत ज्यादा है, जब विलायक बहुत ज्यादा है तो उसमें विलय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम है ना। जब विलायक की तुलना में विलय की मात्रा बहुत कम है, तो विलय तो उस विलयन में दिखेगा ही नहीं, तो हम उस विलयन में जो विलय है उसको हटा देंगे, तो बताइए उसका मान लगभग 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे एन बी, इसके नीचे ऐसे लिख दीजिएगा, विलयन में जो एन बी का वैल्यू होगा वो लगभग 0 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो बताइए पी नॉट माइनस पी एस बटे में पी नॉट बराबर क्या हो जाएगा, एन बी बटे में। अब प्यारे बच्चों एन बी का मान इस वाले यहाँ 0 नहीं होगा, ध्यान रखेंगे, जहां विलयन बन रहा है उसमें विलय की मात्रा 0 होगी। ये तो केवल वो विलयन थोड़ी है, केवल विलय की मात्रा है, इस विलयन में विलय की मात्रा 0 होगी, ना कि यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एन ए प्लस 0। अब एन ए प्लस 0 जोड़ेंगे तो एन ही आ जाएगा, फार्मूला हो जाएगा पी नॉट माइनस पी एस बटे में पी नॉट बराबर एन बी बटे में एन ए। यही तो है जो प्रश्न में 5 नंबर का देता है, इसलिए मैं बोला ना ये प्रश्न एकदम कंफर्म है 5 नंबर में, इसका 4 नंबर का सवाल ही नहीं बनता, 5 नंबर का डायरेक्ट बनता है। तो आप यहां तक उतार लीजिए प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्टेप बाय स्टेप समझिए कैसे मैं बता रहा हूं, फिर मैं आगे आप लोगों को नेक्स्ट पेज पे समझा रहा हूं, ठीक है। चलिए देखिए क्या लिखना है, पी नॉट माइनस पी एस बटे में पी नॉट बराबर डब्ल्यू बी गुड़े में एम बी बटे में डब्ल्यू ए बटे में एम में। तो बताइए पी नॉट माइनस पी एस बटे में पी नॉट ए पलट जाएगा नीचे का, डब्ल्यू बी बटे में एम बी गुड़े एम ए बटे में डब्ल्यू ए। यही फार्मूला आपको प्राप्त करना था प्यारे बच्चों, यही फार्मूला आपको प्राप्त करना था। याद रखें पी नॉट है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ठीक है। और प्यारे बच्चों पी एस क्या है, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। और बताइए यम में क्या है, विलय का, अरे यम में है विलायक, विलायक विलायक का अणुभार। और डब्ल्यू ए क्या है, विलायक का भार। और एम बी क्या है, विलय का
अणुभार, क्या है, विलेय का अणुभार प्यारे बच्चों। और WB क्या है, विलेय का भार, विलेय का भार। आप इतना अच्छे से लिखेंगे प्यारे बच्चों तो आपको 5 नंबर देने से कोई नहीं रोक सकता, मतलब आपको 5 नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतने का प्यारे बच्चों। चलिए देखिए, अब ध्यान दीजिए, ये जो हमारे विलयन के बस उतने ही प्रश्न है जितना मैं बताया हूं, बस आप विलयन से उतना पढ़ लेंगे तो आपको प्यारे बच्चों विलयन से बस उससे ज्यादा प्रश्न बनेगा ही नहीं यूपी बोर्ड एग्जाम में। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये है वैद्युत रसायन चैप्टर। वैद्युत रसायन चैप्टर का ये पहला प्रश्न है जो यूपी बोर्ड एग्जाम में लगातार बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है। प्यारे बच्चों इसमें क्या कह रहा है बताइए, इसमें कह रहा है चालकता, विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता, तीनों की परिभाषा में लिखना है, परिभाषित करना है तीनों को। पहले हम चालकता की बात करते हैं। चालकता आप लिख सकते हैं G बराबर 1/R। क्या लिखेंगे, G बराबर 1/R, मतलब R क्या है, प्रतिरोध। तो जो G है वो प्रतिरोध का उल्टा है, तो क्या बोलेंगे, किसी विलयन के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, किसी विलयन के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। हो गया सिंपल सी परिभाषा। विशिष्ट चालकता होता है कप्पा बराबर 1/रो। रो क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध, इसको क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। रो को कहते हैं विशिष्ट, क्या कहते हैं मेरे बच्चों, विशिष्ट, विशिष्ट प्रतिरोध। और कप्पा को क्या कहते हैं, कप्पा को कहते हैं विशिष्ट चालकता, क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता। परिभाषा क्या बोलेंगे बताइए, ये क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा है ना, तो क्या बोलेंगे, इस किसी विलयन के, क्या बोलेंगे, यहां बोल देंगे किसी विलयन के, ठीक है, किसी विलयन के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। किसी विलयन के विशिष्ट प्रतिरोध के, यहां लिख दीजिएगा, व्युत्क्रम नहीं लिख पाए हैं प्यारे बच्चों, किसी विलयन के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम को, किसी विलयन के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, याद रखिएगा। इसका मात्रक होता है प्यारे बच्चों, इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स, ठीक है, या आप बोल सकते हैं साइमन, यस। इसका क्या होगा प्यारे बच्चों, इसका मात्रक ध्यान दीजिएगा, इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स सेमी इनवर्स। क्या होता है, ओम इनवर्स सेमी इनवर्स, या प्यारे बच्चों साइमन सेमी इनवर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे चलिए इस पॉइंट पे चलते हैं, मोलर चालकता की बात करते हैं। बताइए मोलर चालकता की परिभाषा क्या होगा, लैम्डा यम बराबर होता है कप्पा गुणे 1000 बटे में यम। तो मेरे बच्चों कप्पा लैम्डा यम क्या होता है पता है, मोलर चालकता। परिभाषा क्या होगा, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, क्या बोलेंगे, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित 1 मोल, कितना मोल, 1 मोल, 1 मोल विद्युत अपघट्य, 1 मोल विद्युत अपघट्य की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। 1 मोल विद्युत अपघट्य की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। प्यारे बच्चों यह है मोलर चालकता की परिभाषा, याद रखें। जहां लैम्डा यम है मोलर चालकता, मोलर चालकता, क्या है प्यारे बच्चों, मोलर चालकता। और यम है मोलरता, कप्पा क्या है, विशिष्ट चालकता, ठीक है। ये हो गया प्यारे बच्चों आप लोगों का, ये 3 नंबर का परिभाषा आता है, एक नंबर का एक परिभाषा देगा इसका जो मात्रक है याद रखे, इसका मात्रक होता है साइमन सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। क्या होगा, साइमन सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स प्यारे बच्चों, ये है इसका मात्रक, ठीक है। आप लोग प्यारे बच्चों इतने का स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से याद करें, यदि नहीं याद है तो बार बार रिपीट करें क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम देना ही है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। इस पॉइंट पे क्या कह रहा है बताइए, कुलराउस का नियम लिखें। क्या बोला है आपसे, कुलराउस का नियम लिखने के लिए प्यारे बच्चों, बहुत आसान है कुलराउस का नियम।
क्या होता है, लैम्डा इनफाइनाइट यम बराबर n1, आप कैपिटल लिखें या स्मॉल लिखें, लैम्डा कोई दिक्कत नहीं, n1 इनफाइनाइट यम धनायन धन आयन प्लस n2 लैम्डा इनफाइनाइट यम ऋण आयन। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि कुलराउस का नियम क्या होता है, तो बोलेंगे इस नियम के अनुसार अनंत अंतता पर मोलर चालकता का मान, इसे अनंत अंतता पर मोलर चालकता का मान उसके धनायन ऋणायन, उसके धनायन तथा ऋणायन के, उसके धनायन तथा ऋणायन के मोलर चालकताओं के योगफल के बराबर होता है, उसके धनायन तथा ऋणायन के मोलर चालकताओं के योगफल के बराबर होता है। इसे क्या कहते हैं, मोलर चालकता, लेकिन कहाँ, अनंत पर। तो क्या बोलेंगे, इस नियम के अनुसार अनंत पर अनंत तनुता बोल सकते हैं यहाँ पर, अनंत तनुता अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान, इसे मोलर चालकता कहते हैं ना, तो बोलेंगे अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान उसके धनायन ऋणायन, उसके धनायन तथा ऋणायन के मोलर चालकताओं के योगफल के बराबर होता है, उसके धनायन तथा ऋणायन के मोलर चालकताओं के योगफल के बराबर होता है। प्यारे बच्चों याद रखें, एक कुलराउस का नियम यूपी बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का सिंपल सा आएगा, कुलराउस का नियम लिखने के लिए 2 नंबर का आपको अच्छे से देकर जाएगा। ध्यान रखें, केमिस्ट्री के जितने भी नियम हैं बहुत जरूरी हैं, क्योंकि नियम हर एक सेट पेपर में आता ही आता है प्यारे बच्चों, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतने का। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं, फैराडे के विद्युत अपघटन नियम, ये 4 नंबर का यूपी बोर्ड एग्जाम में आता है, 3 नंबर का 4 नंबर का, जैसा प्रश्न बन जाए, जैसा आपका सेट पेपर हो जाए, ठीक है। तो याद रख, ऐसे प्रश्न हैं प्यारे बच्चों जो यूपी बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं, चाहे कुछ कर लीजिए, उनको आना ही आना है, कोई रोक नहीं सकता उन प्रश्नों को। जैसे फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, ये तो आना ही आना है, इस प्रश्न को कोई रोक ही नहीं सकता। क्या है, फैराडे के 2 नियम है प्यारे बच्चों, फैराडे के विद्युत अपघटन 2 नियम है, एक प्रथम नियम है, एक द्वितीय नियम। तो विद्युत अपघटन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई पात्र है, ठीक है, इस पात्र में हमने 2 इलेक्ट्रोड ऐसे डुबो दिया और इन इलेक्ट्रोडों में हम क्या कर रहे हैं, धारा प्रवाहित कर रहे हैं। भाई जब तक हम किसी, आप इस वैद्युत अपघट में, इस पात्र में हम वैद्युत अपघट लिए हैं, इस वैद्युत अपघट के घोल में जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो ये जो प्रक्रिया होती है ये विद्युत अपघटन की प्रक्रिया कहलाती है। तो जब हम यहाँ पर धारा प्रवाहित कराते हैं इस वैद्युत अपघट में, तो इस वैद्युत अपघट में धारा प्रवाहित कराने पर जो इसके इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा हो रही है, मतलब विद्युत अपघटन, ये देखिए मेरे बच्चों, जब किसी पात्र में वैद्युत अपघट लेकर उसमें हम मतलब कि धारा प्रवाहित कराते हैं तो जो घटना कहलाती है विद्युत अपघटन कहलाती है। तो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में जो विद्युत अपघट पदार्थ इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होती हैं वो डिपेंड करते हैं उनपे, उनके आवेश पर। एक मतलब कि फैराडे का प्रथम नियम का कहना है, क्या कहना है, इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है, मतलब W प्रोपोर्शनल Q, उसमें प्रवाहित आवेश के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो इसको बराबर और ZIT भी लिख सकते हैं, ZQ, ठीक है। तो मेरे बच्चों ध्यान रखेंगे आप लोग, क्योंकि प्रोपोर्शनल करता है तो यहाँ Z आया गया, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो आपसे हाँ ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाए विद्युत अपघटन की प्रक्रिया क्या है, तो जब हम किसी विद्युत अपघट में धारा प्रवाहित करते हैं तो वह घटना विद्युत अपघटन कहलाता है। तो उस प्रक्रिया में जो इलेक्ट्रोड पर, इलेक्ट्रोड मतलब प्लस और माइनस जो छड़ें होती हैं, उस इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ एकत्रित होता है उन्हीं की जो मात्रा होती है वो डिपेंड करता है उनमें प्रवाहित आवेश की मात्रा पर। यही है फैराडे का प्रथम नियम। क्या है, इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन की प्रक्रिया पर, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। अब देखिए फैराडे का द्वितीय नियम, फैराडे के द्वितीय नियम में यह बात है कि आप 2 वैद्युत अपघट लेंगे, जैसे यहाँ पर एक ही वैद्युत अपघट है ना, तो हम यहाँ पर 2 वैद्युत अपघट लेंगे और इन दोनों वैद्युत अपघट में हम धारा प्रवाहित कराएंगे, तभी तो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया होगी। तो जो इसमें हम धारा प्रवाहित कराते हैं वो समान धारा प्रवाहित कराते हैं, क्या कराते हैं, समान धारा प्रवाहित कराते हैं।
इसमें भी धारा सेम है, इसमें भी धारा सेम है, लेकिन वैद्युत अपघट्य दोनों अलग अलग होते हैं। मान लीजिए इसमें CuSO4 है तो इसमें ZnSO4 है, तो दोनों में वैद्युत अपघट्य अलग अलग है लेकिन समान धारा प्रवाहित करा रहे हैं। तो ऐसा करने पर जो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की जो मात्रा होती है उसके विद्युत रासायनिक तुल्यांक के भार के समानुपाती होता है। कैसे? इस नियम के अनुसार भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्य में समान धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। मतलब W प्रोपोर्शनल W1 E1, ऐसे दूसरे के लिए क्या लिखेंगे? W2 प्रोपोर्शनल E2। यही है आपका विद्युत रासायनिक, इसको बोलेंगे तुल्यांकी भार, Z के रूप में भी होता है। ठीक है, हो गया मेरे बच्चों। आपसे परिभाषा पूछेगा तो आप परिभाषा सिंपल में ऐसे दे दीजिएगा, इस नियम के अनुसार जब भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्य में समान धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। तो इसमें और इसमें थोड़ा सा कॉमन यहां से दिख रहा है, इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा। ठीक है, तो मेरे बच्चों ये नियम आपको जरूर याद होने चाहिए। यदि आपको ये नियम याद होंगे तो आपको यूपी बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर पाने से कोई रोक नहीं सकता। याद रखें हमारी बात, स्क्रीनशॉट लें प्यारे बच्चों इसका भी। आगे देखें, इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है विद्युत अपघटनी सेल तथा गैल्वेनी सेल में अंतर स्पष्ट कीजिए। विद्युत अपघटनी सेल तथा गैल्वेनी सेल में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो विद्युत अपघटनी सेल जो होता है वो विद्युत अपघटन पर आधारित होता है और जो गैल्वेनी सेल होता है ये विद्युत अपघटन पे नहीं आधारित होता है। अब ध्यान से देखिए दोनों को। विद्युत अपघटनी सेल, इसमें बाह्य स्रोत की आवश्यकता होती है, मतलब विद्युत अपघटनी सेल में बाह्य स्रोत की आवश्यकता होती है, इनमें बाह्य स्रोत की आवश्यकता नहीं होती। विद्युत अपघटनी सेल में बाह्य स्रोत की कोई आवश्यकता नहीं होती है। फिर आगे, यह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, मतलब इसे विद्युत ऊर्जा देंगे तो रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। लेकिन गैल्वेनी सेल क्या होता है? ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, आगे इसमें धारा प्रवाहित करने पर रेडॉक्स अपक्रिया होती है, मतलब जब हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तभी ऑक्सीकरण अपचयन होगा, अन्यथा ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया नहीं होगा। लेकिन इसमें स्वतः रेडॉक्स अपक्रिया होती है। ठीक है, आगे इनमें एक ही पात्र में इलेक्ट्रोड डूबे होते हैं, मतलब हम दोनों इस तरह से दोनों इलेक्ट्रोड एक ही पात्र में ऐसे डूबे होते हैं। लेकिन गैल्वेनी सेल में दोनों अलग अलग पात्र में इलेक्ट्रोड डूबे होते हैं, इस तरह से अलग अलग इलेक्ट्रोड होते हैं दोनों पात्र में। तो इसमें अलग अलग पात्र में इलेक्ट्रोड डूबे होते हैं। आगे इनमें लवण सेतु की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इसमें लवण सेतु की आवश्यकता होती क्योंकि इन दोनों पात्रों को ऐसे जोड़ना है। ठीक है, तो याद रखिए मेरे बच्चों, ये है विद्युत अपघटनी सेल और रासायनिक सेल में, गैल्वेनी सेल में अंतर। तो याद रखें ये प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड एग्जाम में आपसे 3 नंबर का लगातार प्रश्न आ रहा है। तो यदि आपको 3 नंबर अच्छे से पाने हैं तो अंतर जैसे मैं बताया हूं वैसे आप सिंपल तरीके से समझ के अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप लोग इतने का अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और इसको बार बार रिपीट करें और याद करें। ठीक है, लिख लीजिए प्यारे बच्चों। अब आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पे क्या है बताइए। कह रहा है इलेक्ट्रोड विभव क्या है? किसी धातु के इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक का उल्लेख कीजिए। पहले इलेक्ट्रोड विभव क्या है इसके बारे में बताइए आप पहले। प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोड विभव कैसे बनता है? मान लीजिए हमें एक पात्र है, इस पात्र में हम वैद्युत अपघट्य लिए हैं, तो जो वैद्युत अपघट्य लिए हैं वो है ZnSO4। तो हमें इलेक्ट्रोड बनाना होगा, तो हम जिस धातु के छड़ को इलेक्ट्रोड बनाना चाहते हैं हम उसी धातु के छड़ के लवण विलयन में उस छड़ को डुबो देंगे। जैसे हमें Zn जिंक के छड़ को इलेक्ट्रोड बनाना है तो हम उस छड़ को जिंक के लवण विलयन में ही डुबोएंगे, मतलब इसमें। अब देखिए इस छड़, ये जो छड़ है जिंक का है, तो इसको डुबोया किस में जा रहा है? ZnSO4 में, जिंक के ही लवण विलयन में डुबोया जा रहा है। तो आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रोड विभव क्या है, बोलेंगे जब किसी धातु के, क्या बोलेंगे? जब किसी धातु के छड़ को उसी धातु के लवण विलयन में डुबोते हैं तो विलयन के विपरीत उस पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो इस छड़ पर जो है, इस विलयन के अपोजिट उस छड़ पर क्या उत्पन्न हो जाता है? आवेश उत्पन्न हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसके मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। आप प्यारे बच्चों आवेश उत्पन्न हो जाता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, ऐसे भी लिख देंगे तो भी आपको नंबर मिलेगा। या तो आप अच्छा लिखना चाहते हैं तो आवेश उत्पन्न हो जाता है जिसके मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो याद रखें आप परिभाषा दोनों तरीके से लिख सकते हैं।
तो जिस धातु का छड़ बनाना होता है उसी धातु के लौह विलयन में हम उसे डुबोते हैं, तो विलयन के विपरीत उस पर आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। आप ऐसे भी परिभाषा अच्छे से दे सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, अब इसको प्रभावित करने वाले कारक ऑब्जेक्टिव में भी बनते हैं और ऐसे भी पूछे जाते हैं, 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे बच्चों। तो उसके प्रभावित करने वाले कारक इलेक्ट्रोड विभव निम्न कारण पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? विलयन की सांद्रता पर। इलेक्ट्रोड विभव विलयन की सांद्रता पर डिपेंड करता है। धातु की प्रकृति पर, मतलब कौन सा धातु आप लिए हैं। फिर आगे विद्युत अपघट्ट की प्रकृति, वैद्युत अपघट्ट कौन सा है, ऐसा नहीं कि जिंक का छड़ है वैद्युत अपघट्ट CuSO4 का नहीं होना चाहिए। फिर ताप पर, इन चारों पर डिपेंड करता है आपका इलेक्ट्रोड विभव। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है इलेक्ट्रोड विभव निर्भर नहीं करता, तो दाब पे निर्भर नहीं करता। ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखेंगे। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है इलेक्ट्रोड विभव निर्भर नहीं करता, तो आप बोल देंगे दाब पर। तो इलेक्ट्रोड विभव इन चारों पर निर्भर करता है, याद रखेंगे। ठीक है, तो बच्चों परिभाषा और ये चारों प्रभावित करने वाले कारक आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए प्यारे बच्चों। ठीक है, आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए अब आगे चलते हैं। आपसे क्या पूछ रहा है, निर्दिष्ट समीकरण क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव एवं इलेक्ट्रोड विभव में संबंध लिखे। तो बच्चों निर्दिष्ट समीकरण यही तो बताता है। निर्दिष्ट समीकरण इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन के सांद्रता के मध्य संबंध को दर्शाने वाली समीकरण को निर्दिष्ट समीकरण कहते हैं। निर्दिष्ट समीकरण क्या करता है, निर्दिष्ट समीकरण इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन के सांद्रता के मध्य संबंध को दर्शाने वाली समीकरण को निर्दिष्ट समीकरण कहते हैं। फार्मूला क्या होता है, ध्यान रखिए, ई सेल बराबर ई सेल नॉट माइनस 0.059 बटे में यन लाग बेस में 10 रहता है प्यारे बच्चों, और ऊपर रहता है ऑक्सीकरण की सांद्रता, नीचे रहता है रिडक्शन मतलब अपचयन की सांद्रता। ठीक है, ये है आपका निर्दिष्ट समीकरण का फार्मूला। याद रखें, जहां आपको लिखना पड़ेगा, जहां ई सेल है आपका सेल का विद्युत वाहक बल। और मेरे बच्चों ई सेल नॉट क्या है, ई सेल नॉट है मानक विद्युत वाहक बल। ठीक है, और मेरे बच्चों यानी क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अब क्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोल सकते हैं। और क्या है, OX क्या है, ऑक्सीकरण की सांद्रता, क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीकरण की सांद्रता, ऑक्सीकरण जो अपक्रिया होती है उसकी सांद्रता। और RED क्या है, अपचयन की सांद्रता। ठीक है, तो याद रखें निर्दिष्ट समीकरण की परिभाषा और निर्दिष्ट समीकरण आपको अच्छे से पता होना चाहिए, और इसमें सब कुछ जहां करके आपको आना चाहिए प्यारे बच्चों, क्योंकि ये यूपी बोर्ड एग्जाम का बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही लाजवाब प्रश्न है निर्दिष्ट समीकरण। कोई भी सेट पेपर हो, कहीं का भी आप पेपर दे रहे होंगे, आपके हर एक सेट पेपर में ये निर्दिष्ट समीकरण उपलब्ध दिखाई देंगे। ठीक है, आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे चलते हैं मेरे बच्चों, ध्यान दीजिए, ये प्रश्न में कभी कभी आ जाता है, कभी कभी क्या आया हुआ है, कई बार आया हुआ है। डायरेक्ट ये आपको आएगा 3 नंबर का कि सीसा एडिस, या बोलेंगे सीसा संचायक बैटरी डिस्चार्ज समीकरण, मतलब सीसा संचायक सेल जब डिस्चार्ज होता है तो उसके रासायनिक समीकरण लिखने के लिए आता है प्यारे बच्चों। तो सीसा संचायक सेल जब डिस्चार्ज होता है तो उसका रासायनिक समीकरण कैसे होगा, इसको ध्यान से देखें। तो आप लोग एक एक करके पहले समझिए प्यारे बच्चों। जैसे मान लीजिए सीसा संचायक सेल हो गया, तो सीसा संचायक सेल में इस तरह से इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, इस तरह से सीसा संचायक सेल में इस तरह से इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। ठीक है, मान लीजिए ऐसे इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। तो मान लीजिए जो बड़ा वाला है इस तरह से, ये हो गया हमारा एनोड, और ये जो छोटा वाला इस तरह से है, ये हो गया कैथोड। ठीक है,
याद रखें प्यारे बच्चों, जो एनोड वाला होता है वो किसका बना हुआ है? एनोड। एनोड जो है प्यारे बच्चों वो आपका पीबी का बना हुआ है, पीबी। और कैथोड जो है वो किसका बना हुआ है? PbO2 का। ये जो आपके इलेक्ट्रोड दिखाई दे रहे हैं, जो छड़ दिखाई दे रहे हैं, सभी छड़ किसके किसके बने हुए हैं? एनोड का छड़ पीबी का बना हुआ है, कैथोड का छड़ PbO2 का बना हुआ है। और इसके अंदर जो वैद्युत अपघट्ट मिला होता है, इसके अंदर वैद्युत अपघट्ट होता है 38% H2SO4। याद रखें, इन सभी से भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। एनोड का छड़ सीसा संचायक सेल में किसका बना होता है? कैथोड का छड़ सीसा संचायक में किसका बना होता है? और इसमें कौन सा वैद्युत अपघट्ट होता है, कितना होता है, ये पूछ लेता है। अब ध्यान रखें, ये प्यारे बच्चों समीकरण तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आपके लेवल में थोड़ा सा बढ़ोतरी करेगा तो ये इस समीकरण को जरूर देगा आपके एग्जाम में प्यारे बच्चों। तो ध्यान दीजिए, ये एनोड पर, ये किस पे अपक्रिया हो रही है? एनोड पर। और ये अपक्रिया किस पे हो रही है? कैथोड पर। और एनोड और कैथोड पे अपक्रिया कैसे हो रही है? ध्यान दीजिए, एनोड आपका किसका बना हुआ है? पीबी का। एनोड किसका बना हुआ है? पीबी का। और उसके अंदर वैद्युत अपघट्ट कौन है? H2SO4। आपको पता है जब H2SO4 आयनित होगा, अलग होगा तो कैसे होता है? H और SO4 में कितना H है? 2। देख लीजिए, 2 H है और एक SO4 है, तो SO4 पे 2 माइनस और H पे 1 प्लस। कैसे जानते हैं SO4 पे 2 माइनस प्यारे बच्चों? H के संख्या 2 है इसलिए इस पे 2 माइनस, और SO4 की संख्या 1 है इसलिए इस पे 1 H प्लस। ठीक है, अब ध्यान रखें। अब क्या काम करना है, ये जो आपको पीबी दिखाई दे रहा है, इस पीबी एनोड मतलब प्लस होगा। जब ये एनोड प्लस है तो उस वैद्युत अपघट्ट का कौन भाग इसके पास आएगा? तो वैद्युत अपघट्ट का कौन सा भाग इसके पास आएगा? SO4। तो SO4 जब इसके पास आ जाएगा तो ये पीबी क्या करेगा? SO4 को ले लेगा, मतलब बना लेगा PbSO4, और इसके इलेक्ट्रॉन को कहां कर देगा? बाहर। देख लीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन थे इस पे ना, 2 माइनस चार्ज, उसको बाहर कर दिया और PbSO मतलब जो पीबी था SO4 को ले लिया। क्या आप लोगों को एनोड पर, सीसा संचायक के एनोड पर होने वाली अपक्रिया आपको समझ में आ गया? यस, देख लीजिए यही है एनोड पर होने वाली अपक्रिया। पर देखिए कितना सिंपल तरीके से हो गया एनोड पर होने वाली अपक्रिया। एक एक्वस रूप में होता है, ये सॉलिड अवस्था में रहता है, और फिर बच्चों ये भी सॉलिड अवस्था में होता है। ठीक है, ये जली विलयन में है ना, क्योंकि जल में घुला हुआ है। तो क्या एनोड पर होने वाली अपक्रिया आप समझ गए हैं? अब चलिए मैं कैथोड पर होने वाली अपक्रिया को समझाता हूं। चलिए ध्यान दीजिए, कैथोड पर होने वाली अपक्रिया बताइए। कैथोड किसका बना हुआ है? कैथोड बना है PbO2 का। किसका बना हुआ है? PbO2 का। अब ध्यान रखें मेरे बच्चों, आप अच्छे से थोड़ा सा ध्यान से सोचें। एक चीज तो कंफर्म है कि जो कैथोड होता है वो कैसा है? माइनस है। तो कैथोड के पास इस वैद्युत अपघट्ट का कौन सा भाग आएगा? जब कैथोड खुद माइनस है तो वैद्युत अपघट्ट के प्लस वाले को अपने पास खींचेगा। देखिए प्लस वाले को, SO4 ये आएगा। पहले पहले तो हमारे दिमाग में यही आना चाहिए कि कैथोड के पास आपका आएगा H प्लस। कौन आएगा? H प्लस। अब H प्लस कितना आएगा ये डिसाइड करना है। तो बच्चों H प्लस, इसमें PbO में देखिए ऑक्सीजन जितना रहेगा उसका दुगना H प्लस आएगा। तो H प्लस कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 4H प्लस। समझ रहे हैं ना कैसे अपक्रिया? पहले बताया कैथोड पर H प्लस क्यों आया? क्योंकि कैथोड माइनस है तो वैद्युत अपघट्ट के प्लस को अपने पास खींचेगा। तो कितना प्लस खींचेगा प्यारे बच्चों? जितना इसका ऑक्सीजन होगा उसका दुगना। देख लीजिए हो गया पहली स्टेप। अब इसमें एक और आ गया SO4 माइनस। अब SO4 माइनस किसकी वजह से आ रहा है? अभी इसके पहले PB, जब PB रहेगा तो SO4 आ जाएगा। तो मेरे बच्चों जो O2 है इसके वजह से H प्लस आया इसका वैद्युत अपघट्ट का। तो जो इसमें PB है, PB किसके, जो PB है इसके वजह से वैद्युत अपघट्ट का कौन सा भाग इसके पास आएगा? SO4। कौन सा भाग आएगा? SO4। तो देख लीजिए यहाँ पे लिख रहे हैं SO4 2 माइनस। समझ गए कि नहीं? इस PbO2 के पास ये दोनों क्यों आ रहे हैं? PbO2 के पास, कैथोड के पास दोनों इसलिए आ रहे हैं, पहले कैथोड के पास तो H प्लस आना ही चाहिए, क्योंकि कैथोड माइनस है तो वैद्युत अपघट्ट के प्लस को खींचेगा। तो प्लस को कितना खींचेगा ये ऑक्सीजन पे डिपेंड करेगा। ऑक्सीजन जितना रहेगा उसका दुगना H प्लस खींचेगा। फिर दूसरा यहाँ पर PB है, तब PB किसको खींचता है? SO4 को। अब बताइए PB और SO4 मिलके क्या बना लेंगे? देखिए PB और SO4 मिलके क्या बना लेंगे बताइए? PB और SO4 मिलेंगे तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, PbSO4 बना लेंगे। फिर प्लस, अब बताइए 2 ठो ऑक्सीजन और 4 ठो हाइड्रोजन। जितना ऑक्सीजन होगा उतना जल बनेगा, या जितना हाइड्रोजन होगा उसका आधा जल बनेगा। हाइड्रोजन 4 है तो जल बन जाएगा 2H2O। अब देख लीजिए
क्या रिएक्शन दिख रहा है नहीं आंखों से, स्पष्ट दिखाई दे रहा है सिंपल तरीके से। और प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन जोड़ने की बात हो गई तो इधर प्लस चार्ज -2 घटाएंगे तो +2 आ जाएगा, तो चार्ज इधर ही ज्यादा है इसलिए इधर 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा। देख लीजिए हो गया कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया। अब कुल अभिक्रिया लिखना होगा तो इन दोनों को जोड़ देंगे, कुल अभिक्रिया लिखना होगा तो इन दोनों को जोड़ेंगे। तो जोड़ना कैसे है ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए SO4 और SO4 कितना हो जाएगा, देखिए SO4 और SO4, यहाँ Pb और PbO2, तो Pb लिखेंगे फिर PbO2 लिखेंगे, ध्यान से देखें। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर SO4 एक यहाँ पर एक SO4 यहाँ पर और 4H+, ध्यान रखें SO4 और H+ जब मिलते हैं तो H2SO4 बना लेते हैं। यदि आप इनको अलग अलग करके भी लिखेंगे, मतलब जैसे यहाँ पर 2H2O जो करके लिखा गया है, इसको आप ऐसे भी करके लिखेंगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं समीकरण में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके स्थान पर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखें। बराबर के बाद इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएगा, देखिए PbSO4 PbSO4 कितना हो जाएगा 2 PbSO4, उसके बाद इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल, क्या बचेगा 2H2O। तो क्या सीसा संचायक सेल के डिस्चार्ज होते समय समीकरण आपको याद हो जाएगा। प्यारे बच्चों इस समीकरण जरूर याद रखें, 3 नंबर में प्रश्न जरूर आता है। प्यारे बच्चों इस बात को लिख के रख लीजिए, हमारी बात भूलिएगा नहीं। मैं वही प्रश्न आप लोगों को बता रहा हूं जो यूपी बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्न जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 में आप सोचे नहीं होंगे, उस तरह से मैं प्रश्न को डिजाइन किया हूं। प्यारे बच्चों ध्यान रखें हमारी बात को, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। चलिए अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को वैद्युत रसायन चैप्टर से, वैद्युत रसायन से केवल उतना ही पढ़ना है जितना मैं इसके पिछले पॉइंट में पढ़ा दिया हूं। अब जो ये प्यारे बच्चों हमारा वीडियो है, मतलब ये जो पॉइंट चल रहा है, ये आपके रासायनिक बलगत के चैप्टर से चल रहे हैं। आप लोगों को मैं विलयन चैप्टर से पढ़ा, फिर प्यारे बच्चों वैद्युत रसायन पढ़ा, अब आ गया नंबर किसका, रासायनिक बलगतकी का। अब देखिए रासायनिक बलगतकी में कौन कौन से प्रश्न आपको ध्यान देने हैं, कौन कौन से प्रश्न हमें महत्वपूर्ण है और हमारे लिए ज्यादा जरूरत है पढ़ने का, यही सब प्रश्न है प्यारे बच्चों। पहले अभिक्रिया का वेग क्या है, पहले तो बोलेगा अभिक्रिया का वेग। तो प्यारे बच्चों अभिक्रिया का वेग सिंपल सा, किसी अभिक्रिया के अभिकारक तथा उत्पाद के सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। मतलब अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग बराबर आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, लिखेंगे उत्पाद अभिकारक तथा, क्या लिखेंगे, अभिकारक उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन बटे में क्या लिखेंगे, बटे में समय। इसलिए परिभाषा में देखिए क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए आप लोग, परिभाषा क्या बोल रहे हैं, किसी अभिक्रिया के अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन बटे को कहते हैं कि समय को बोलते हैं दर। परिभाषा के लिए क्या बोलेंगे, किसी अभिक्रिया के अभिकारक तथा उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। सिंपल तरीके से परिभाषा हो गया। तो ध्यान रखें बच्चों अभिक्रिया के जो वेग होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। अभिक्रिया के जो वेग होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, जो कि लगातार ये चीज पूछा जा रहा है यूपी बोर्ड एग्जाम में। अभिक्रिया के वेग 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ताक्षणिक वेग, ताक्षणिक अभिक्रिया वेग, ताक्षणिक अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग, और औसत अभिक्रिया का वेग। क्या लिख सकते हैं, औसत अभिक्रिया का वेग, ताक्षणिक अभिक्रिया का वेग, औसत अभिक्रिया का वेग। ताक्षणिक मतलब क्षण भर में। आप परिभाषा कैसे बोलेंगे, यदि आप लोगों को अभिक्रिया के वेग की परिभाषा याद है तो आप दोनों की परिभाषा सिंपल तरीके से बोल सकते हैं। इसकी परिभाषा क्या बोलेंगे, बोलेंगे किसी क्षण, अब ओकरे आगे क्या बोलेंगे ध्यान दीजिए, देखिए रामबाण है परिभाषा याद करने का ट्रिक। किसी क्षण अभिक्रिया, इसको हटाने के बाद क्या बोलेंगे, किसी क्षण अभिक्रिया के अभिकारक तथा उत्पाद के सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का ताक्षणिक वेग कहते हैं। हो गया, अभिक्रिया का ताक्षणिक वेग कहते हैं।
आप ताक्षणिक वेग लिख दीजिएगा। ताक्षणिक अभिक्रिया का वेग ऐसे लिखा है तो आप इसको ऐसे लिख दीजिएगा। अभिक्रिया का, इसको यहाँ से इसको काट के अभिक्रिया पहले लिख दीजिएगा, ए ऐसे, ए भाई अभिक्रिया, क्या लिखेंगे? अभिक्रिया, अभिक्रिया का ताक्षणिक ताक्षणिक वेग। तो याद रखें, अभिक्रिया का ताक्षणिक वेग यदि आपसे पूछेगा तो आप परिभाषा क्या बोलेंगे? किसी क्षण अभिक्रिया के अभिकारक तथा उत्पाद के सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का ताक्षणिक वेग कहते हैं। हो गया ताक्षणिक वेग की परिभाषा। फॉर्मूला लिखेंगे, वेग बराबर डी एक्टिव मास ऑफ सी बटे में डी टी प्लस माइनस। सी क्या है प्यारे बच्चों? सांद्रता। सी क्या है? सांद्रता। प्लस माइनस इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि अभिकारक जब घटता है तब उत्पाद बनता है, तो मतलब अभिकारक में कमी उत्पाद में वृद्धि, इसलिए प्लस माइनस लिखा गया है। अब बताइए, औसत अभिक्रिया का वेग की परिभाषा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? अभिक्रिया का औसत वेग लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? अभिक्रिया का औसत अभिक्रिया का औसत वेग कैसे लिखेंगे? बताइए आप सभी लोग प्यारे बच्चों, परिभाषा बताइए। आप जहां पर प्यारे बच्चों ताक्षणिक के लिए तुरंत समय लगता है, तुरंत समय में बोलना पड़ता है, कम समय में बोलना पड़ता है, लेकिन औसत में जैसे 2 से 4 घंटे समय अंतराल ज्यादा होगा, तो क्या बोलेंगे? किसी निश्चित समय अंतराल, किसी निश्चित समय अंतराल या किसी समय अंतराल में, या किसी निश्चित समय अंतराल, किसी निश्चित समय अंतराल, किसी निश्चित समय अंतराल। परिभाषा बड़ा सिंपल तरीके से आप इसकी परिभाषा समझ गए कि नहीं? कैसे देना है आप लोगों को प्यारे बच्चों? क्या आप इसकी परिभाषा समझ गए? देखिए भाई मिट रहा है बार बार। आप इसकी परिभाषा समझ गए कि नहीं समझ गए? तो उसकी परिभाषा में, इसकी परिभाषा में शुरू में क्या लगाएंगे? किसी क्षण अभिक्रिया के अभिकारक तथा उत्पाद के सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर को अभिक्रिया वेग कहते हैं। लेकिन इसमें क्या बोलेंगे? किसी निश्चित समय अंतराल में, क्या बोलेंगे? किसी निश्चित समय अंतराल में अभिक्रिया के अभिकारक तथा उत्पाद के सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा। फार्मूला लिखना होगा तो लिख देंगे वेग प्लस माइनस डेल्टा सी बटे में डेल्टा टी। तो जहां आप डी का प्रयोग कर रहे थे वहां पर डेल्टा का प्रयोग कर देंगे। क्या आप दोनों की परिभाषा याद कर लेंगे? केवल आप इसका परिभाषा याद करेंगे ऊपर वाला, तो दोनों की परिभाषा आपको अच्छे से याद हो जाएगा और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो याद रखें, इनका जो मात्रक होता है, इनका मात्रक होता है मेरे बच्चों मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। यह है अभिक्रिया के वेग का मात्रक। इसके अभिक्रिया के वेग का मात्रक। तो याद रखें मेरे बच्चों कि अभिक्रिया का वेग 2 प्रकार के होते हैं, एक अभिक्रिया का ताक्षणिक वेग, एक अभिक्रिया का औसत वेग। मैं ताक्षणिक वेग की परिभाषा बता दिया, औसत वेग का भी परिभाषा। ट्रिक समझ गए कैसे परिभाषा देना है? ठीक है, तो स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए मेरे बच्चों। चलिए अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित कारक अभिक्रिया के वेग को कैसे प्रभावित करते हैं। ये यूपी बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का पूछा जाता है। निम्नलिखित कारक अभिक्रिया के वेग को कैसे प्रभावित करते हैं। पहला सांद्रता। सांद्रता में कैसे सांद्रता के द्वारा अभिक्रिया कैसे प्रभावित होता है। पर बच्चों अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, क्योंकि अणुओं के बीच टक्करों की संख्या बढ़े। पर बच्चों जहां पर लोग ज्यादा होंगे वहां पे टक्कर ज्यादा होगा, संख्या ज्यादा होगा तो टक्कर ज्यादा होगा, टक्कर होगा ज्यादा तो अभिक्रिया ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, झगड़ा होने का चांस वहां ज्यादा है। ये अभिक्रिया मतलब झगड़ा प्यारे बच्चों, जनसंख्या बढ़ेगा तो झगड़ा होगा ही क्योंकि टक्कर होगा और टक्कर होगा तो अभिक्रिया होना ही होना है। आगे ताप। प्यारे बच्चों जैसे मान लीजिए गर्मी क्या होता है, कोई अणु एकदम शांति से बैठा हुआ है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे उसको गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, टक्कर करेगा कि नहीं। मान लीजिए प्यारे बच्चों कोई व्यक्ति शांति से ठंडियों के सीजन में कौड़ा ताप रहा है, आप उसको धीरे से लुक्की छुआ दीजिए। आप बताइए क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, तो जैसे ही उसको लुक्की छुआएंगे तुरंत गुस्सा आ जाएगा, मार झगड़ा कर लेगा, तब क्रिया हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब क्रिया वेग बढ़ जाएगा, जहां झगड़ा ना होने के चांस थे वहां 100% हो जाएंगे। तो ध्यान रखें प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए कोई पात्र है, इस पात्र में सभी
अभिकारक के अणु हैं। कोई अणु शांति से ऐसे आलसी, बहुत लोग ऐसे आलसी रूप में बैठे रहते हैं, जब हम इसको गर्म करते हैं इस पात्र के अंदर जो आलसी अणु थे वो भी क्या करने लगेंगे, दौड़ने लगेंगे, वो भी टक्कर होने लगेंगे, वो भी टकराने लगेंगे, तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। तो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, क्योंकि अभिकारक के अणुओं के बीच टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। आगे उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या करता है प्यारे बच्चों, उत्प्रेरक का एक सिंपल सा काम है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, इसका रीजन है, ये सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देता है। सक्रियण ऊर्जा का मतलब वह अभिक्रिया, मतलब वह ऊर्जा जिस पर अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है, जितने एनर्जी पर अभिक्रिया स्टार्ट हो जाती है वो सक्रियण ऊर्जा कहलाता है। तो किसी भी अभिक्रिया को होने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो ऊर्जा चाहिए, वही सक्रियण ऊर्जा होता है। अब मान लीजिए कोई अभिक्रिया को होने के लिए 10 जूल एनर्जी चाहिए, लेकिन उत्प्रेरक आया कहा भैया 10 जूल एनर्जी नहीं, आप 5 जूल एनर्जी देंगे तो भी अभिक्रिया हो जाएगी। तो बताइए सक्रिय ऊर्जा का मान जब कम हो जाएगा तो वहां पर लोगों की संख्या बढ़ जाएगी, जब लोगों की संख्या बढ़ जाएगी तो टक्कर ज्यादा होगा और अभिक्रिया ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, कारण क्या है, वो सक्रिय ऊर्जा के मान को घटा देता है। ठीक है, सक्रिय ऊर्जा का मान घट जाता है, का मान, सक्रिय ऊर्जा का मान घट जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, सक्रिय ऊर्जा का मान घट जाता है। तो मेरे बच्चों ध्यान रखें, तीनों पॉइंट को आप अच्छे से रिपीट कर लीजिए। आप सोचिए केवल एक ही चीज लिखना है, सांद्रता की बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, दोनों में रीजन एक ही है। फिर उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, क्यों, क्योंकि इसमें सक्रिय ऊर्जा का मान कम हो जाता है। इससे ऑब्जेक्टिव भी प्रश्न बनते हैं। ठीक है मेरे बच्चों। आप लोग इतने का अच्छे से स्क्रीनशॉट लें। चलिए अब आगे चलते हैं। ये आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में प्यारे बच्चों हर साल 3 से 2 नंबर का पूछा जाता है, हर बार आता है प्यारे बच्चों। इस प्रश्न को कोई रोक नहीं सकता। इस प्रश्न को आने से कोई रोका नहीं है, ना रोकेगा, क्योंकि ये प्रश्न आना ही आना है। इसको क्या कर रहा है, अब रासायनिक अभिक्रिया की कोटि तथा अणुता में अंतर स्पष्ट कीजिए। पहले कोटि क्या होता है, कोटि एक प्रयोगात्मक मान होता है, प्रयोग द्वारा सिद्ध होता है, तब आप किसी भी अभिक्रिया को देखकर ऐसे नहीं बता सकते इस अभिक्रिया की कोटि इतनी होगी। तो किसी अभिक्रिया को देखने के बाद नहीं पता चल पाएगा इसकी कोटि कितनी होगी, वो प्रयोग द्वारा सिद्ध होगा तब बता सकते हैं इस अभिक्रिया की कोटि इतनी होगी। ठीक है, तो ये प्रयोगात्मक मान है और एक सैद्धांतिक मान है। आणविकता एक सैद्धांतिक मान है, सैद्धांतिक मतलब एक क्रिया विधि पर आधारित मान होता है। ठीक है, अब आगे, यह भिन्नात्मक हो सकती है कोटि, वो सदैव पूर्ण संख्या होती है, यह भिन्नात्मक हो सकती है। आप यहाँ पर ये शब्द लिखे हैं, यदि आप यह सदैव पूर्ण संख्या होती है नहीं लिख सकते हैं तो आप लिख सकते हैं भिन्नात्मक नहीं हो सकती इसके स्थान पर। ये बात है, देखिए एक याद करेंगे दूसरा ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। आगे, यह शून्य हो सकती है, शून्य कभी नहीं हो सकती, हो गया काम। आगे, अभिक्रिया की परिभाषा, जो अभिक्रिया की कोटि उसकी परिभाषा ध्यान से देखिए। देखिए अभिक्रिया की कोटि, देखिए अभिक्रिया के कोटि उन अणुओं की संख्या है जिनकी सांद्रता वेग को निर्धारित करती है। अभिक्रिया की कोटि उन अणुओं की सांद्रता है, उन अणुओं की संख्या है जिनकी सांद्रता वेग, जिसकी सांद्रता वेग को निर्धारित करती है, मतलब जिसकी सांद्रता वेग नियम में होती है, सिंपल से बोल सकते हैं। तो किसी अभिक्रिया की जो कोटि होती है, किसी अभिक्रिया में जो कोटि होती है, देखिए अभिक्रिया की कोटि उन अणुओं की संख्या को कहते हैं जिनकी सांद्रता वेग नियम को निर्धारित करती है। ठीक है, आगे, यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की संख्या होती है, सिंपल से यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की संख्या होती है आपकी कोटि। यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की संख्या होती है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की संख्या होती है, जो भी आप बोलना चाहें। तो प्यारे बच्चों ये आणविकता और कोटि आप जरूर याद करें, अब इसको अच्छे से जरूर रिपीट करें प्यारे बच्चों। ये यूपी बोर्ड एग्जाम में हर बार, हर साल, हर सेट पेपर में आता है। ध्यान रखें प्यारे बच्चों, इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जो अभी कुछ नहीं पढ़े हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों बोर्ड एग्जाम ज्यादा समय नहीं रह गया है। तो केमिस्ट्री को, इस लेक्चर को आप अच्छे से देख लेंगे तो आप इतना ज्यादा अच्छा नंबर पा जाएंगे आप जितना उम्मीद नहीं की होंगी इस लेक्चर को देखने के बाद प्यारे बच्चों। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इसको ध्यान दीजिए। कह रहा है शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए, इनके वेग स्थिरांक का व्यंजक लिखिए। पहले शून्य कोटि, शून्य कोटि की अभिक्रिया वो होती है जिसमें अभिकारक का जो अभिक्रिया का वेग होता है अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, अभिकारक के सांद्रताओं पर निर्भर नहीं करता, ऐसे भी लिख सकते हैं, अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। जैसे शून्य कोटि के एग्जाम्पल सहित बोला है, एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, बहुत फेवरेट एग्जाम्पल है, बहुत फेमस एग्जाम्पल है।
ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में। बहुत फेवरेट और बहुत फेमस एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों। ठीक है, इसका वेग नियम यदि आप लिखना चाहें तो वेग नियम आप सिंपल से लिख सकते हैं, वेग बराबर के एक्टिव मास ऑफ H2 के पावर 0 एक्टिव मास ऑफ Cl2 के पावर 0। क्यों? क्योंकि हम शून्य कोटि की अपक्रिया है तो इनके पावर में हम 0 लिखेंगे। यही आपको एग्जाम्पल लिखना है और आपको परिभाषा भी लिखना है। तो परिभाषा आप समझ गए। तो देखिए जो वेग है वो अभिकारक के सांद्रता पर डिपेंड कर रहा है क्या? क्योंकि पावर में 0 है तो मानेक हो जाएगा। तो वेग बराबर क्या हो जाएगा कि क्या इस वेग में सांद्रता दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसलिए अपक्रिया का जो वेग होता है विकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता उस शून्य कोटि में। तो शून्य कोटि की परिभाषा एग्जाम्पल ए वेग नियम है। याद रहे, आप लोगों को ये परिभाषा जरूर याद होना चाहिए और एग्जाम्पल तो एकदम याद होना चाहिए। ठीक है मेरे बच्चों, अब हम इसके व्यंजक की बात करते हैं, इसके वेग स्थिरांक जो होता है। ठीक है, इसके वेग स्थिरांक के व्यंजक की बात करते हैं। पहले आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। चलिए इसके व्यंजक की बात करते हैं। तो व्यंजक क्या है थोड़ा सा ध्यान दीजिए। के बराबर एक्टिव मास ऑफ ए नॉट माइनस एक्टिव मास ऑफ ए बटे में टी, ये होता है बच्चों शून्य कोटि की अपक्रिया का व्यंजक, शून्य कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक। ठीक है, तो जहां के बराबर होता है वेग स्थिरांक, के बराबर वेग स्थिरांक, एक्टिव मास ऑफ ए नॉट होता है प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता, और मेरे बच्चों एक्टिव मास ऑफ ए क्या होता है? बची हुई सांद्रता, आप घटित सांद्रता जो भी बोलना चाहिए, बची हुई सांद्रता। और टी क्या है मेरे बच्चों? समय। टी क्या है? समय। तो याद रखें मेरे बच्चों ये है शून्य कोटि के वेग स्थिरांक का मान। तो शून्य कोटि के वेग स्थिरांक का व्यंजक बोला था लिखने के लिए, तो ऐसे लिखना है सिंपल सा सूत्र। ठीक है, अब ध्यान रखें मेरे बच्चों, इसके लिए क्या करना है हमें, इसके मात्रक याद रखेंगे। शून्य कोटि के वेग स्थिरांक का जो मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इसका जो शून्य कोटि के वेग स्थिरांक का जो मात्रक होता है वो अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है। क्या होता है? अभिक्रिया के वेग, अभिक्रिया के वेग के समान होता है। मात्रक अभिक्रिया के वेग के समान होता है मात्रक। तो यह है शून्य कोटि का वेग स्थिरांक। जो वेग स्थिरांक का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है। तो इसका जो मात्रक होता है क्रिया के वेग के समान होता है। तो पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में कि ऐसा कौन सा कोटि है जिसका मात्रक अभिक्रिया के वेग के मात्रक के समान होता है? तो शून्य कोटि है प्यारे बच्चों। ऑब्जेक्टिव भी मैं बता रहा हूं इसी में, ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होता जाएगा आपका। तो पूछ लेगा कि ऐसा कौन सा कोटि है जिसका मात्रक वेग स्थिरांक का मात्रक अपक्रिया के वेग के मात्रक के समान होता है? तो आप बता देंगे शून्य कोटि प्यारे बच्चों। ठीक है, तो क्या आप लोगों को समझ में आया? शून्य कोटि की परिभाषा, शून्य कोटि का व्यंजक, मात्रक, इतना आप एग्जाम्पल से शून्य कोटि के बारे में प्यारे बच्चों आपको इतना याद होना चाहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों। चलिए अब आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पे देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है प्रथम कोटि की अपक्रिया का उदाहरण देते हुए वेग स्थिरांक का व्यंजक का सूत्र तथा लक्षण लिखे। तो व्यंजक का सूत्र भी बोला लिखने के लिए और लक्षण। पहले प्रथम कोटि की अपक्रिया को समझाते हुए बोला है। तो प्रथम कोटि की अपक्रिया क्या है? वह अपक्रिया जिसमें अपक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रता के प्रथम घात पर निर्भर करता है। जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, ध्यान से देखिए। H2O2 फॉर्मेशन 2H2 प्लस O2। तो प्यारे बच्चों ये है हाइड्रोजन पराऑक्साइड, ये है शून्य कोटि के अपक्रिया का एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव में भी बनता है। अब पूछ लेता है कौन सी कोटि का ये एग्जाम्पल है, तो प्रथम कोटि के अपक्रिया का एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों। इसका वेग नियम लिखना होगा, तो आप वेग नियम कैसे लिखेंगे? वेग नियम तो लिखेंगे प्यारे बच्चों वेग बराबर के एक्टिव मास ऑफ अभिकारक, अभिकारक क्या है? H2O2, उसके मोल को नहीं लिखना है, ठीक है, केवल उसको लिखना है, इसको पावर में 1। तो इसमें जो अपक्रिया का वेग है प्यारे बच्चों वो अभिकारक के सांद्रता के कितने घात पे दिख रहा है? 1 घात, मतलब एक सांद्रता पे दिखाई देता है। तो वह अपक्रिया जिसमें अपक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रता के प्रथम घात पे निर्भर करता है, वो हो गया अपक्रिया का वेग। पर बच्चों कभी कभी ऑब्जेक्टिव में एक और फेमस अपक्रिया पूछ ली जाती है इसकी, प्रथम कोटि का C6, हाँ बच्चों ध्यान रखिए ये क्या है? C12 बोल देंगे, क्या बोल देंगे? C12
C12H22O11 प्लस H2O, फॉर्मेशन C6H6 और C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये है प्रथम कोटि की अपक्रिया का एग्जाम्पल। ये भी प्रथम कोटि की अपक्रिया का एग्जाम्पल है जो काफी बार पूछा गया है प्यारे बच्चों। तो एक बात ध्यान रखेंगे, प्रथम कोटि की अपक्रिया के एग्जाम्पल पहचानने का एक तरीका है, मान लीजिए प्रथम कोटि अपक्रिया, मान लीजिए आपको अपक्रिया दिखे, उसमें दो अभिकारक दिखे और एक अभिकारक आपको जल दिख जाए, तो आप आंख मूंद के निशान लगा दीजिएगा कि प्रथम कोटि की अपक्रिया होगी। ठीक है बच्चों, आप एग्जाम्पल सहित बोला था तो हम सिंपल सा एक एग्जाम्पल लिख लिए, चाहे आप ये लिखिए चाहे ये लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये हो गया बच्चों प्रथम कोटि की अपक्रिया की परिभाषा और एग्जाम्पल। अब इसके वेग स्थिरांक और इनके लक्षण की बात करते हैं। ठीक है, तो आप लोग पहले इतने का स्क्रीनशॉट लें, तब हम इसके वेग की बात करते हैं, वेग स्थिरांक की। चलिए बच्चों, इसके वेग स्थिरांक की बात करेंगे। तो वेग स्थिरांक क्या होता है? वेग स्थिरांक मेरे बच्चों के बराबर 2.303 बटे में टी log बेस 10 एक्टिव मास ऑफ ए नॉट बटे में एक्टिव मास ऑफ ए। इस फार्मूले को प्यारे बच्चों लोग ऐसे भी लिखते हैं 2.303 बटे में टी log ए फिर ए माइनस एक्स बेस में 10। तो प्यारे बच्चों इस प्रथम कोटि की अपक्रिया को चाहे वेग स्थिरांक का फार्मूला ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, ठीक है, दोनों तरीके से लिखा जाता है। तो ध्यान रखें, जहां के क्या है? वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक, और मेरे बच्चों टी क्या है? समय है, और एक्टिव मास ऑफ ए नॉट क्या है? प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता, और मेरे बच्चों एक्टिव मास ऑफ ए क्या है? बची हुई सांद्रता, बची हुई सांद्रता। ठीक है, क्या आप लोगों को क्लियर हो गया? तो आप लोगों को इतना तो एकदम कंफर्म हो जाना चाहिए प्यारे बच्चों की देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें केमिस्ट्री में कौन सा टॉपिक पढ़ें और क्या पढ़ें और क्या हमारे लिए जरूरी है। इस टाइम वही जरूरत है जो हमें ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए जरूरत, देखिए समय क्या है ना, जब समय नहीं रहता है तो हम वही टॉपिक पढ़ना चाहते हैं और वही हेडिंग पढ़ना चाहते हैं जो एकदम अच्छे से बोर्ड एग्जाम में आता हो। तो आप इस लेक्चर को यदि आप देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि बोर्ड एग्जाम में लगातार आता है। ऐसे प्रश्न आप भूलकर भी ना छोड़ें और ऐसे प्रश्न को आप अच्छे तरीके से पढ़ें। ठीक है, तो आप लोग प्यारे बच्चों इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान से देखिए। अब देखिए आपसे क्या क्या पूछा था, पहले पूछा था अपक्रिया की कोटि क्या, मतलब कि प्रथम कोटि क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। फिर पूछा था उसके वेग स्थिरांक को लिखिए। फिर आपसे क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, अब कह रहा है प्रथम कोटि के लक्षण लिखने के लिए। क्या बोला है? प्रथम कोटि के लक्षण लिखने के लिए। तो चलिए देखिए प्रथम कोटि के लक्षण कैसे लिखने हैं, एक एक करके आप समझिए प्यारे बच्चों। प्रथम कोटि के लक्षण देखिए, प्रथम कोटि अपक्रिया का जो अर्धायुकाल होता है, प्रथम कोटि की अपक्रिया का जो अर्धायुकाल होता है वो अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। इसका जो संबंध वाला फार्मूला होता है प्रथम कोटि की अपक्रिया का वेग स्थिरांक, मतलब प्रथम कोटि की अपक्रिया का वेग स्थिरांक और उसके अर्धायुकाल में जो संबंध होता है उसका फार्मूला यही आता है बच्चों, टी हाफ बराबर 0.693 बटे में के। तो इसमें आप कहीं नहीं देखेंगे इसके अब फार्मूले में कहीं एक्टिव मास ऑफ ए नॉट हो या स्मॉल ए हो, मतलब जो आपका अर्धायुकाल है वो प्रोपोर्शनल होता है ए के पावर 0, स्मॉल ए के पावर 0, मतलब अभिकारक के सांद्रता के पावर क्या है? 0 है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो देखिए प्रथम कोटि की अपक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ये प्रथम कोटि के लक्षण है प्यारे बच्चों। आगे देखिए, पहला है दूसरे के पॉइंट में, प्रथम कोटि की अपक्रिया को पूर्ण होने में अनंत समय लगते हैं, काफी ज्यादा समय लगता है। प्रथम कोटि की अपक्रिया जल्दी पूर्ण नहीं होता है, काफी अधिक समय लगता है प्यारे बच्चों। ठीक है आगे देखिए, प्रथम कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिरांक का जो मात्रक होता है सेकंड इनवर्स होता है। क्या होता है? सेकंड इनवर्स। आपको एक बात मैं बता दूं, कोई भी कोटि हो उसके वेग स्थिरांक का मात्रक आप निकाल सकते हैं। आपको यदि ये बात पता हो तो, ये बात आपको पता हो तो आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी कोटि हो, कुछ किसी भी प्रकार की कोटि का मात्रक पूछेगा वेग स्थिरांक का, इस फार्मूले पर रखेंगे आ जाएगा, यानी है कोटि की संख्या नंबर। ठीक, आगे प्रथम कोटि की अपक्रिया की सांद्रता n गुनी बढ़ाने पर अपक्रिया का वेग भी n गुनी बढ़ जाता है, क्योंकि आप देख रहे हैं जो वेग है और जो सांद्रता है एक साथ सामने सामने दिख रहे हैं, तो वेग बढ़ेगा तो सांद्रता भी बढ़ेगा। समझ रहे हैं ना, वेग भी बढ़ेगा तो सांद्रता भी बढ़ेगा। तो आपको पता हो जाना चाहिए बच्चों कि ये जो प्रथम कोटि की अपक्रिया के लक्षण है ये यूपी बोर्ड एग्जाम में
कई बार पूछे गए हैं प्यारे बच्चों, और बहुत लोगों को ये प्रथम कोटि की अपक्रिया के लक्षण जल्दी याद नहीं होते हैं, मतलब उनको समझ में नहीं आता है लक्षण मतलब क्या लिखना है हमें। ठीक है, तो आप समझ गए ना क्या लिखना है, ये 4 पॉइंट आपको अच्छे से याद होने चाहिए प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आप लोग एक काम कीजिए, पहले आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें। देखिए इस पॉइंट में आपसे क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, देखिए ये रासायनिक बलगतिकी के लास्ट पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखने हैं। जितना मैं आप लोगों को बता रहा हूँ रासायनिक बलगतिकी चैप्टर में, बस उतने हर एक चैप्टर बाय चैप्टर सभी लोगों को प्यारे बच्चों हर चैप्टर में सभी पॉइंट जितने भी महत्वपूर्ण हैं, जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं यूपी बोर्ड एग्जाम में लगातार, उन सभी प्रश्नों को मैं लगातार हर चैप्टर से बता रहा हूँ प्यारे बच्चों। देखिए इसमें क्या कर रहा है, आर्हीनियस समीकरण दीजिए, सक्रिय ऊर्जा समझाइए। तो पहले आर्हीनियस समीकरण क्या होता है, आर्हीनियस समीकरण ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, होता है के बराबर ए ई के पावर में माइनस ई ए अपान आर टी। ठीक है, ए है आर्हीनियस का समीकरण। तो ध्यान रखें कि जो आर्हीनियस का समीकरण होता है वो क्या होता है, वेग स्थिरांक और परम्भक जो ताप होता है या चरघातांकी बोल सकते हैं। जो इसमें आर्हीनियस के समीकरण में वेग स्थिरांक, उसके वेग स्थिरांक तथा ताप के चरघातांकी के रूप में होता है, आप ऐसे बोल सकते हैं। या इसके वेग समीकरण, वेग स्थिरांक का समीकरण याद होना चाहिए आर्हीनियस के समीकरण का। क्या है के, क्या है वेग स्थिरांक या वेग अभिक्रिया का दर नियतांक बोल सकते हैं। ए क्या है पूर्व गुणांक, ये क्या है सक्रिय ऊर्जा, आर क्या है गैस नियतांक, टी क्या है तापमान प्यारे बच्चों। तो आपको पता हो जाना चाहिए कि आर्हीनियस के समीकरण ये है और ये आर्हीनियस के जो समीकरण हैं इनमें कौन क्या क्या चीज है, ये चीज आपको पता होना चाहिए बच्चों। तो यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछेगा आर्हीनियस समीकरण लिखे, तो आर्हीनियस समीकरण लिखने के बाद आप जहां करके अच्छे से लिख देंगे। ठीक है मेरे बच्चों, तो अब देखिए अब हम आगे समझाते हैं सक्रिय ऊर्जा क्या है। तो पहले आप आर्हीनियस समीकरण को स्क्रीनशॉट से लिख लीजिए उतार लीजिए। आगे देखिए क्या कर रहा है, सक्रिय ऊर्जा। तो पहले जो जैसे मान लीजिए ये अपक्रिया है, इस अपक्रिया को यहां तक पहुंचना है, कोई अपकारक के अणु है इसको यहां से यहां तक पहुंचाना है। जब तक ये अपकारक के अणु यहां नहीं पहुंचेंगे तब तक ये प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट तभी बनेगा जब अपकारक के अणु यहां पहुंचेंगे, तभी तो प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे। तो जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट मतलब अपकारक के जो अणु होते हैं उनको यहां तक ले जाने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसी ऊर्जा को हम लोग कहते हैं सक्रिय ऊर्जा। क्या कहते हैं, सक्रिय ऊर्जा। तो किसी अपक्रिया को होने के लिए अभिकारक के अणुओं को दी गई आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, मतलब अभिकारक के अणुओं को यहां से यहां तक पहुंचाने में, अभिकारक के अणुओं को यहां से यहां तक पहुंचाएंगे तभी अपक्रिया प्रारंभ होगी। तो यहां से यहां तक पहुंचाने में जो दी गई आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है उसे सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। तो किसी अपक्रिया को होने के लिए अभिकारक के अणुओं को दी गई आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों, सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। ये हो गया आपका सक्रिय ऊर्जा की परिभाषा। तो मेरे बच्चों आपके रासायनिक बलगतिकी चैप्टर से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो यूपी बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं वो चैप्टर में आप लोगों को उसमें से सभी महत्वपूर्ण चैप्टर मैं पढ़ा दिया हूं। ठीक है, अब चलते हैं मेरे बच्चों अगले पॉइंट पे। ठीक है, अगले नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, ये नेक्स्ट प्रश्न जो है आपसे अधिकतर प्यारे बच्चों ये यूपी बोर्ड एग्जाम में डी ब्लॉक से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये डी ब्लॉक से जो प्रश्न पूछे जाते हैं यूपी बोर्ड एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं इसको ध्यान रखना है। डी ब्लॉक के तत्व क्या है, इनकी विशेषता लिखिए। पहले डी ब्लॉक का तत्व क्या है, पहले परिभाषा पूछेगा फिर उनकी विशेषता पूछेगा। तो डी ब्लॉक के तत्व की परिभाषा क्या है, जिस तत्व के अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में प्रवेश करते हो, जिस तत्व के अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्यारे बच्चों डी ब्लॉक के तत्व। जिस तत्व के अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं उसे डी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। ये हो गया डी ब्लॉक के तत्व की परिभाषा। अब उनकी विशेषता क्या है, डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं। अब ध्यान रखिए परिभाषा यहां चेंज होगा, कभी कभी पूछ लेगा कि डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व क्यों कहलाते हैं। आप सोचिए परिभाषा में ही परिभाषा बन रहा है, प्रश्न में भी परिभाषा पर परिभाषा में भी प्रश्न अब ये है इसका प्रश्न, मतलब इस प्रश्न का ये है उत्तर। अब इसका उत्तर देखिए, अब ये प्रश्न बन चुका है, क्या डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व क्यों कहलाते हैं, ऐसे प्रश्न आपसे पूछ लेगा एक नंबर में। बोलेंगे डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व क्यों कहलाते हैं, बोलेंगे क्योंकि डी ब्लॉक के तत्व के डी ऑर्बिटल अपूर्ण भरे होते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक के तत्व के डी ऑर्बिटल अपूर्ण भरे होते हैं इसलिए संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ठीक, अब आगे देखिए
संक्रमण तत्व संकुल यौगिक बनाते हैं, संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या दिखाते हैं, संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं, संक्रमण तत्व चुंबकीय गुण दिखाते हैं और संक्रमण तत्व अधिकतर अनुचुंबकीय गुण दिखाते हैं, अनुचुंबकीय गुण। अब आपसे पेपर में पूछेगा कि संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या क्यों दिखाते हैं, एक नंबर में संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या क्यों दिखाते हैं, एक नंबर में पूछ लेगा तो क्या बोलेंगे, क्योंकि इनके डी ऑर्बिटल अपूर्ण भरे होते हैं। फिर पूछेगा डी संक्रमण तत्व संकुल यौगिक क्यों बनाते हैं, बोलेंगे क्योंकि इनके डी ऑर्बिटल अपूर्ण भरे होते हैं। ठीक, फिर बोलेंगे पूछेगा प्रश्न संक्रमण तत्व चुंबकीय गुण क्यों दिखाते हैं, क्योंकि इनके डी ऑर्बिटल अपूर्ण भरे होते हैं। या बोलेगा संक्रमण तत्व अधिकतर अनुचुंबकीय गुण क्यों दिखाते हैं, क्योंकि इनके डी ऑर्बिटल अपूर्ण भरे होते हैं। मतलब यार जो प्रश्न भी उत्तर बन जा रहा है, उत्तर भी प्रश्न बन जा रहा है, ध्यान रखें इस चीज को। ठीक है, तो बच्चों इन सभी चीजों को याद करना ना भूलें। और इसमें एक ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा कि जो आपके संक्रमण तत्व होते हैं परिवर्ती मतलब परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या दिखाते हैं, तो कौन सा संक्रमण तत्व जो है परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या नहीं दिखाता, स्कैंडियम। यह है ऐसा तत्व है जो संक्रमण तत्व होने के साथ साथ ये परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या नहीं दिखाता। ठीक है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव का प्रश्न है क्या है, ऑब्जेक्टिव का प्रश्न है प्यारे बच्चों। तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगले पॉइंट में क्या, लेंथेनाइड संकुचन क्या है, इसके कारण तथा प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। तो लेंथेनाइड संकुचन क्या है, इसके कारण और उनके प्रभाव को स्पष्ट करना है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए इनके कारण और इनके प्रभाव को। पहले लेंथेनाइड संकुचन क्या है, लेंथेनाइड संकुचन देखिए लेंथेनाइड श्रेणी में यल ए लेंथेनम तत्व से लुटीरियम तत्व यल यू, लेंथेनम से यल यू, लेंथेनाइड श्रेणी में यल ए से यल यू की ओर जाने पर परमाणु तथा आणविक त्रिज्याएं लगातार घटती हैं, जाने पर परमाणु तथा आणविक त्रिज्याएं लगातार घटती हैं, जिसे लेंथेनाइड संकुचन या आकुंचन कहते हैं, जिसे लेंथेनाइड संकुचन या आकुंचन कहते हैं, आकुचन। तो आपसे पूछा जाएगा लेंथेनाइड संकुचन या आकुचन क्या है, तो बोलेंगे लेंथेनाइड श्रेणी में यल ए से यल यू तक, यल ए से यल यू की ओर जाने पर परमाणु तथा आणविक त्रिज्याएं लगातार घटती हैं, जिसे लेंथेनाइड संकुचन या आकुचन कहते हैं। ठीक है, आगे इनके प्रभाव क्या है, इनके कारण क्या है, एक क्यों लेंथेनाइड संकुचन हो रहा है, इनके परमाणु त्रिज्या क्यों घट रहे हैं। इनका कारण है 4f इलेक्ट्रॉनों का कम स्क्रीनिंग होना। स्क्रीनिंग मतलब होता है परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण क्या होगा, परिरक्षण। 4f इलेक्ट्रॉनों की कम परिरक्षण। ठीक है, तो 4f इलेक्ट्रॉनों का जो परिरक्षण प्रभाव होता है वो कम होता है। ठीक है, दूसरा का नाभिकीय आवेश वृद्धि, मतलब नाभिक का प्रभाव ज्यादा होता है, नाभिक का पावर ज्यादा होता है, नाभिकीय आवेश वृद्धि ज्यादा होती है। ये है इनके दोनों कारण। तो ये दो कारण याद रखेंगे। अगला इनके प्रभाव क्या है, किन कारणों के वजह से लेंथेनाइड संकुचन होता है। पहला 4f इलेक्ट्रॉनों के कम परिरक्षण प्रभाव के कारण, दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण। दूसरा का नाभिकीय आवेश वृद्धि के कारण, नाभिकीय प्रभाव अधिक होने के कारण ऐसे बोल सकते हैं। इनके प्रभाव बताइए, त्रिज्या कम हो जाती है, इसके वजह से त्रिज्या कम हो जाती है, रासायनिक गुणों में समानता हो जाती है, घनत्व में वृद्धि हो जाती है, 4D और 5D तत्वों का समान व्यवहार हो जाता है, 4D और 5D तत्वों का जो गुण हो जाता है वो समान हो जाता है, इन सभी प्रभाव के कारण प्यारे बच्चों। तो ध्यान रखेंगे, परिभाषा पूछेगा लेंथेनाइड संकुचन क्या है, इनके कारण और प्रभाव। आप लोगों को प्यारे बच्चों 4 से 5 नंबर का प्रश्न आता है यूपी बोर्ड एग्जाम में, तो याद रखिएगा, इस प्रश्न को ध्यान रखें और अच्छे से रिपीट करें प्यारे बच्चों। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए कुछ चीजें मैं आप लोगों को इसमें बता रहा हूं जो ऑब्जेक्टिव के तहत आपको याद करना है। कभी कभी पूछ लेता है कि लेंथेनाइड श्रेणी की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है अधिकतर कितनी होती है। लेंथेनाइड श्रेणी की जो परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या ज्यादा नहीं दिखाता, केवल एक +3 तक दिखाता है अधिकतर। सबसे अच्छा लेंथेनाइड जो होता है वो +3 ऑक्सीकरण संख्या दिखाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, और एक्टिनाइड जो होता है वो 3, 4, +3, +4, +6 परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या दिखाता है। एक कम परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या दिखाता है कौन, लेंथेनाइड, जिसमें +3 ऑक्सीकरण संख्या होती है अधिकतर, और इसके
3 + 4 + 5 + 6 ऐसे ऑक्सीजन संख्या होता है एक्टिनाइड श्रेणी का। ठीक है, तो कम परिवर्ती ऑक्सीजन संख्या दिखाता है लेंथेनाइड और अधिक परिवर्ती ऑक्सीजन संख्या दिखाता है एक्टिनाइड श्रेणी। एक्टिनाइड श्रेणी की जो अधिकतर ऑक्सीजन संख्या होती है इतना होती है और लेंथेनाइड का अधिकतर 3 होता है। बहुत ज्यादा 4 हो सकता है लेकिन अधिकतर +3 होता है। ठीक है, तो बच्चों आप लोग लेंथेनाइड संकुचन क्या है, आकुचन क्या है, प्रभाव क्या है, कारण क्या है, इस चीजों को याद करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। ठीक है, चलिए अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। ये जो है पॉइंट आप लोगों का है प्यारे बच्चों, ये पॉइंट है आप सभी लोगों का उपसंयोजी यौगिक चैप्टर से जो महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं उन सभी पॉइंट को मैं इसमें समझाने वाला हूं। चलिए ध्यान दीजिए, इसमें क्या करा, उपसंयोजक यौगिक उपसंयोजक संख्या किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। पहले उपसंयोजक संख्या किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाने के लिए बोला है। तो चलिए ध्यान दीजिए, उपसंयोजक संख्या किसे कहते हैं। देखिए, संकुल यौगिक में उपस्थित हुआ परमाणु या आयन जो केंद्रित परमाणु के साथ उपसंयोजी बंध बनाता है या उपसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा होता है, इसे बोल सकते हैं। संकुल यौगिक में उपस्थित हुआ परमाणु या आयन जो केंद्रित परमाणु से जुड़े होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें उनके संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं। क्या बोलेंगे, उपसंयोजी यौगिक में या संकुल यौगिक में वह परमाणु या आयन, संकुल यौगिक में उपस्थित हुआ परमाणु या आयन जो केंद्रित परमाणु के साथ जुड़े होते हैं, जो केंद्रित परमाणु के साथ जुड़े होते हैं उनके संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं। जो केंद्रित परमाणु के साथ जुड़े होते हैं उनके संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल सहित बोला है समझाने के लिए, तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, FeCN का होल 6 K3 में Fe की समन्वय संख्या 6 होता है। कैसे 6 होता है बताइए हमें जरा। तो प्यारे बच्चों, इसमें ये केंद्रित परमाणु है, इस केंद्रित परमाणु के साथ जो परमाणु जुड़ रहे हैं उनकी संख्या कितनी है, 6, इसलिए इनकी समन्वय संख्या 6। परिभाषा क्या है, संकुल यौगिक में उपस्थित हुआ परमाणु या आयन जो केंद्रित परमाणु के साथ जुड़े होते हैं उन्हीं के संख्या को, ये केंद्रित परमाणु के साथ जुड़े हैं ना, उनके संख्या को हम लोग समन्वय संख्या कहते हैं। ठीक है, ये हो गया बच्चों आपको समन्वय संख्या की परिभाषा। और एक एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए, यदि आपको एग्जाम्पल नहीं याद होगा तो याद रखें, आईपीसी नामकरण आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में प्रश्न में पेपर में दिए रहेंगे, उसी आप एग्जाम्पल को उसी के आईपीसी नामकरण के फार्मूले को लाकर यहाँ एग्जाम्पल बना दीजिएगा, यदि ऐसा प्रश्न दिया है आईपीसी नामकरण तो। ठीक है, तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। चलिए अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगले पॉइंट में क्या है, एक उदाहरण द्वारा प्रभावी परमाणु क्रमांक को स्पष्ट कीजिए। प्रभावी परमाणु क्रमांक EAN नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है, EAN उस संख्या को कहते हैं जो किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। अब इसका मतलब समझिए, EAN उस संख्या को कहते हैं जो किसी संकुल यौगिक में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। संकुल यौगिक में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर जो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उसी को कहते हैं प्रभावी परमाणु क्रमांक, संख्या को दर्शाता है। ठीक है, तो याद रखें, EAN उस संख्या को कहते हैं जो किसी संकुल यौगिक में केंद्रित परमाणु के चारों ओर उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, जो केंद्रित परमाणु के चारों ओर उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है प्यारे बच्चों। एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं, K3 FeCN का होल 6, इसके लिए EAN ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करना है ध्यान दीजिए। पहला EAN ज्ञात करने का रूल क्या है, पहला केंद्रीय धातु परमाणु का परमाणु क्रमांक, केंद्रीय धातु परमाणु Fe का परमाणु क्रमांक 26, फिर माइनस Fe की ऑक्सीजन संख्या निकालेंगे प्यारे बच्चों यहाँ पर तो आ जाएगा 3। ठीक है, फिर आगे प्लस लिगेंड द्वारा दिए गए कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। CN जो होता है एक दंतु लिगेंड होता है, जो CN होता है एक दंतु, मतलब इसके द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे पूछ रहा है। जब एक दंतु इलेक्ट्रॉन है मतलब एक दाता परमाणु है तो एक CN एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो 6 CN है तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 हो जाएगा 6।
अब बताइए टोटल EAN नंबर कितना आ जाएगा, EAN नंबर प्यारे बच्चों आप ध्यान दीजिए, इसको घटाएंगे यहाँ पर आ जाएगा 23 प्लस 6, जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा, EAN नंबर हो जाएगा 6 3 9 29। ठीक है, तो क्या आप लोगों को समझ में आया प्यारे बच्चों कि प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या है, इसकी परिभाषा एग्जाम्पल, ये यूपी बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का आता है। कोई सोचता नहीं कि प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ प्रश्न आएगा। ठीक है, तो याद रखें, बहुत कुछ पढ़ रहे होंगे लेकिन आप इस प्रश्न से अभी बहुत कम मुलाकात किए होंगे, बहुत कम लेक्चरों में। ठीक है, लेकिन इस लेक्चर में इससे मुलाकात मैं कराकर ही रहूंगा, क्योंकि बार बार प्रश्न बनता है प्यारे बच्चों। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों। अब आगे चलते हैं, इस पॉइंट को ध्यान दीजिए। इस पॉइंट में क्या करा, द्विक लवण तथा संकुल लवण में अंतर स्पष्ट कीजिए। 3 नंबर का प्रश्न है बहुत प्यारा प्रश्न है 3 नंबर का। द्विक लवण और संकुल लवण में अंतर स्पष्ट कीजिए। ध्यान रखिए अंतर क्या है, द्विक लवण अंतर क्या है, ध्यान दीजिए। संकुल लवण इनकी संरचना सरल होती है, किसकी, द्विक लवण की, इसकी संरचना जटिल होती है। हो गया काम एक अंतर। दूसरा का, ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस और द्रव दोनों अवस्था में पाए जाते हैं। हो गया काम आगे, इनमें उपसंयोजक बंध नहीं होता है, उनमें उपसंयोजक बंध होता है। हो गया ना, कितना सिंपल तरीका है पर याद करने का। आगे, ये विलयन में अपनी पहचान खो देते हैं, वो विलयन में अपनी पहचान बनाए रखते हैं। अब बताइए क्या आपको याद नहीं हो जाएगा अंतर, कितना सिंपल सा, एक याद करेंगे दूसरा कॉमन है प्यारे बच्चों, एक याद करेंगे दूसरा थोड़ा सा जो होगा वो ये नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों ऐसे अंतर को देखिए, कितना सरल चीजों से कितना प्यारा और कितना आसान मैं आप लोगों का अंतर बनाया हूं, जिससे आप लोग इस चीजों को याद कर लें और अच्छे से आप लिख लें प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आप लोग इसको याद करें, लिखें और इसका स्क्रीनशॉट लें। ठीक है फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों। चलिए अब आगे देखते हैं, अगले पॉइंट में क्या है, लिगेंड। पहले आपसे पूछेगा लिगेंड क्या है, सिंपल सी बात है, तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। लिगेंड वह परमाणु या आयन होता है जो केंद्रित परमाणु के साथ उपसंयोजक बंध बनाता है, उसे लिगेंड कहते हैं। लिगेंड वह परमाणु या लिगेंड मतलब कि लिगेंड क्या है, वह परमाणु या आयन होता है जो केंद्रित परमाणु के साथ उपसंयोजक बंध बनाता है, उसे लिगेंड कहते हैं। कोई लिगेंड पूछेगा तो क्या बोलेंगे, वह परमाणु या आयन जो केंद्रित परमाणु के साथ उपसंयोजक बंध बनाता है, उसे लिगेंड कहते हैं। प्यारे बच्चों लिगेंड के जो प्रकार हों उसको ध्यान से देखें। लिगेंड, लिगेंड, लिगैंड बोल सकते हैं, लिगेंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, लिगेंड के प्रकार, लिगेंड के प्रकार, लिगेंड के प्रकार क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। लिगेंड के प्रकार पर बच्चों 2 प्रकार से बांटे गए हैं, एक आवेश के आधार पर, आवेश के आधार पर, आवेश के आधार पर होते हैं धन आयन, धन आवेश लिगेंड, क्या बोल सकते हैं, धन आवेश लिगेंड, धन आवेश लिगेंड। और क्या होता है, ऋण आवेश, ऋण आवेश लिगेंड। और क्या होता है, और बच्चों बताइए उदासीन लिगेंड, उदासीन लिगेंड। इन सभी के एग्जाम्पल क्या है, इसको बोल सकते हैं NO+ बोल सकते हैं, और एक और एग्जाम्पल दे सकते हैं मेरे बच्चों, क्या H3O+। ऋणायन के क्या दे सकते हैं, Cl-, Br-, हाइड्रोजन परमाणु जो होते हैं सब दे सकते हैं आप लोग, Cl-, Cn-, ठीक है, OH-, ये सब क्या है, ये सब क्या है मेरे बच्चों, ऋणावेश लिगेंड। उदासीन लिगेंड क्या है, H2O, CO, NH3, ये सब क्या है प्यारे बच्चों, ईयन, ये सब क्या है प्यारे बच्चों, ये सब आपके कहलाते हैं उदासीन लिगेंड। तो आपसे पूछा जाएगा लिगेंड क्या है, फिर इनका वर्गीकरण आवेश के आधार पर बोलेगा, तो ऐसे आवेश के आधार पर वर्गीकरण कर देंगे प्यारे बच्चों। अब दाता परमाणु के आधार पर, दंतुकता बोल सकते हैं आप लोग, दंतुकता के आधार पर, दंतुकता क्या बोलेंगे, दंतुकता के आधार पर प्यारे बच्चों क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, इसको मिटा दीजिए भाई, दंतुकता के आधार पर, दंतुकता के आधार पर, दंतुकता के आधार पर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिए,
एक दंतु लिगेंड क्या बोल सकते हैं, एक दंतु लिगेंड। फिर क्या याद करेंगे, द्विदंतु लिगेंड, द्विदंतु लिगेंड, ये द्विदंतु, द्विदंतु दंतु लिगेंड। अक्सर प्यारे बच्चों यही दो लिगेंड आपसे पूछे जाते हैं, एकल दंतु, द्विदंतु। पूछा जाएगा एक दंतु लिगेंड किसे कहते हैं, परिभाषा बताइए। तो परिभाषा क्या बोलेंगे, वह लिगेंड जिसके पास एक दाता परमाणु होते हैं उसे एकल दंतु लिगेंड कहते हैं। हो गया परिभाषा। द्विदंतु लिगेंड की परिभाषा क्या बोलेंगे, वह लिगेंड जिसके पास दो दाता परमाणु होते हैं उसे द्विदंतु लिगेंड कहते हैं। क्या आप दोनों की परिभाषा याद कर लेंगे, कमेंट करें प्यारे बच्चों। क्या आपको दोनों की परिभाषा याद हो जाएगी, लिखने की जरूरत नहीं है ना, बहुत अच्छी बात है। क्या बोलेंगे, वह लिगेंड जिसके पास एक दाता परमाणु होते हैं उसे एक दंतु लिगेंड, वह लिगेंड जिसके पास दो दाता परमाणु होते हैं उसे द्विदंतु लिगेंड। एक दंतु लिगेंड की परिभाषा आप यही इनमें से Cl Br सब दे सकते हैं, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, OH माइनस, Cl माइनस, एक दंतु लिगेंड। द्विदंतु लिगेंड का एग्जांपल C2O4, इसे ऑक्जिलेटो आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्जिलेटो आयन, और ईएन होता है, इसको कहते हैं एथिलीन डाई एमीन। क्या कहते हैं, एथिलीन डाई एमीन। ठीक है, एथिलीन डाई एमीन। ठीक है, याद रखेंगे, इसको कहते हैं ऑक्जिलेटो, ऑक्जिलेटो। ठीक है, ऑक्जिलेटो होगा, क्या होगा, ऑक्जिलेटो। ठीक है, ये हो गया ऑक्जिलेटो। तो आपको पता हो जाना चाहिए प्यारे बच्चों, बस इसमें से इतना ही पूछेगा। द्विदंतुक और एकल दंतुक या द्विदंतुक की ज्यादातर परिभाषा पूछता है प्यारे बच्चों, और आवेश के आधार पर पूछेगा तो आप ऐसे बांट देंगे। तो लिगेंड की परिभाषा आवेश के आधार पर किस तरह से वर्गीकरण होगा, क्या नहीं होगा, क्या आपको समझ में आ गया। यदि आपको इतना समझ में आ गया प्यारे बच्चों तो इतने का स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें, फटाफट स्क्रीनशॉट लें और याद करें प्यारे बच्चों। सिंपल तरीके से जैसे मैं समझा रहा हूं, बस आप वैसे एक एक करके याद करेंगे तो आपको कोई दिक्कत और कोई परेशानी होगी ही नहीं प्यारे बच्चों। देखिए क्या कर रहा है, उभयदंतु लिगेंड। उभयदंतु लिगेंड एक ऐसा लिगेंड होता है जिसके पास दो दाता परमाणु होते हैं, लेकिन संकुल यौगिक केवल एक ही प्रकार के एक ही दाता परमाणु बनाता है। होते हैं दो दाता परमाणु, लेकिन संकुल यौगिक एक दाता परमाणु बनाता है, उसे उभयदंतु लिगेंड कहते हैं। जैसे देखिए NO2, ठीक है, इसके पास दो दाता परमाणु, इसको ऐसे भी लिखा जाता है। देखिए ये एक बार में एक ही उपसंयोजी यौगिक बनाएगा, एक बार में एक ही उपसंयोजी यौगिक बनाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए, इसे कहते हैं उभयदंतुक लिगेंड। ये क्या है, उभयदंतुक लिगेंड दोनों है। इसको कहते हैं नाइट्राइटोन, इसको कहते हैं नाइट्राइटो ओ। ठीक है, याद रखेंगे कि उभयदंतुक लिगेंड आपसे यदि पूछ लेगा तो आप सिंपल तरीके से ऐसे एग्जांपल दे दीजिएगा, और परिभाषा क्या बोलेंगे, वह लिगेंड जिसके पास दो दाता परमाणु होते हैं परंतु एक ही दाता परमाणु केंद्रित परमाणु के साथ क्या होता है, केंद्रित परमाणु के साथ उपसंयोजिक बंध बनाता है। परंतु एक ही दाता परमाणु केंद्रित परमाणु के साथ उपसंयोजिक बंध बनाता है। यह हो गया बच्चों उभयदंतुक लिगेंड। क्या उभयदंतुक लिगेंड की परिभाषा याद हो जाएगी? यदि आपको उभयदंतुक लिगेंड की परिभाषा याद हो जाएगी तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए इसमें क्या कर रहा है, उपसंयोजी यौगिकों के वर्नर सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। अब उपसंयोजी यौगिक के वर्नर सिद्धांत, उपसंयोजी यौगिक के जो वर्नर सिद्धांत है, इन्होंने उपसंयोजी यौगिक की दो संयोजकताएं बताई। वर्नर सिद्धांत ने उपसंयोजी यौगिक की दो संयोजकताएं बताई, एक प्राथमिक एक द्वितीयक। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, ध्यान से देखें। हो गया बच्चों CONH3 का होल 6 Cl3। याद रखिए जो संकुल यौगिक आपको दिखाई दे रहा है, वर्नर सिद्धांत के अनुसार इस संकुल यौगिक में दो संयोजकताएं होती हैं, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। तो प्राथमिक संयोजकता किसे कहते हैं, जो कोष्टक से बाहर होता है, मतलब कोष्टक के बाहर कौन है, Cl। देखिए यह प्राथमिक संयोजकता, यह कोष्टक के बाहर होता है, यह आयनित होता है, मतलब ये जल में जब इसको डालेंगे तो यह आयनित हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, यह ऋणायन परमाणुओं द्वारा संतुष्ट होता है। देखिए Cl है, ऋणायन ही है ना,
तो ऋणायन परमाणु द्वारा संतुष्ट होता है। यह अदिशात्मक होता है, मतलब इसमें दिशा नहीं होता बच्चों। ये जो दिखाई दे रहा है इसमें कोई दिशा नहीं होता। आप समझ गए ना कि प्राथमिक संयोजकता किसे कहेंगे वर्नर सिद्धांत के अनुसार। आगे द्वितीयक संयोजकता। द्वितीयक संयोजकता जो कोष्टक के अंदर होती है, तो क्या बोलेंगे, यह कोष्टक के अंदर होता है। दूसरा का यह आयनित नहीं होता, कोष्टक के अंदर तो अलग होता ही नहीं है। आगे यह उदासीन, यह ऋणायन तथा उदासीन परमाणु द्वारा संतुष्ट होते हैं। देखिए NH3 एक उदासीन लिगेंड है, इसके कोष्टक के अंदर NH3 भी हो सकता है, Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है, Cn भी हो सकता है। इसका मतलब है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों परमाणुओं द्वारा संतुष्ट होती हैं, ध्यान रखेंगे। फिर आगे दिशात्मक होती है, मतलब इसमें दिशा होता है प्यारे बच्चों। मतलब कि जो द्वितीयक संयोजकता होती है उनकी एक दिशा होती है प्यारे बच्चों। क्या आप लोगों को वर्नर सिद्धांत का जो बात है, वर्नर सिद्धांत के अनुसार उपसंयोजी यौगिक की दो संयोजकताएं जो होती हैं, क्या दोनों संयोजकताएं आपको समझ में आ गया? मैं जैसे समझाया हूं आपको समझ में आया बच्चों। ये जो अंदर है द्वितीयक संयोजकता है, ये जो बाहर है प्राथमिक संयोजकता है, ठीक है। यदि आप लोगों को इतना समझ में आ गया बच्चों तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें। स्क्रीनशॉट के साथ साथ याद करें प्यारे बच्चों, क्योंकि इस टाइम याद करना जरूरी है, फेयर थोड़ी बनाना है। जितना हो सके उतना याद करें, ठीक है। यदि आप जो नहीं पढ़े हैं, आप देखिए जो चीज इसमें हमारे लेक्चर को पूरा देखिए, लेक्चर को प्यारे बच्चों बीच में छोड़ के ना जाए, पूरा लेक्चर देखें और देखें इनमें से आपको क्या नहीं याद है। जो नहीं याद है उसको और बेहतरीन तरीके से याद करें, और जो याद है उसको और ज्यादा अच्छे से याद करें, ठीक है प्यारे बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, ये क्या है, उपसंयोजी यौगिकों के क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की व्याख्या। तो उपसंयोजी यौगिकों के क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की व्याख्या क्या है, एक एक करके समझते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे व्याख्या करना है। पहले क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत जो है उपसंयोजी यौगिकों के रंग और उसके संकरण और उनकी ज्यामितीय संरचना, इन सभी की व्याख्या करता है। कौन? क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। कैसे है, ध्यान से देखिए। पहला, जब केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के संपर्क में आता है, जब केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के संपर्क में आता है, तो केंद्रीय धातु परमाणु के समान ऊर्जा वाले केंद्रीय धातु परमाणु के समान ऊर्जा वाले डी कक्षक असमान ऊर्जा वाले दो प्रकार के डी कक्षकों में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। जब केंद्रित परमाणु, देखिए क्या बोलेंगे, जब केंद्रित परमाणु लिगेंड के संपर्क में आता है तो केंद्रित परमाणु के डी कक्षक दो डी कक्षक असमान ऊर्जा वाले दो डी कक्षकों में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। यही है आपका क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का पहला पॉइंट। इनका कहना है कि कोई भी केंद्रित परमाणु जब लिगेंड के संपर्क में आता है तो लिगेंड का जो डी कक्षक होता है दो रूपों में टूट जाता है। यही है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। देखिए बच्चों, परिभाषा आप समझेंगे तभी लिखेंगे, रटेंगे तो नहीं लिख पाएंगे। तो आप समझिए, केंद्रित परमाणु जैसे ही लिगेंड के संपर्क में आएगा तो केंद्रित परमाणु के डी ऑर्बिटल दो असमान ऊर्जा वाले डी कक्षकों में टूट जाता है, सिंपल सा। दूसरा का, डी कक्षकों का यह विपाटन जिन दो समूहों में होता है, मतलब डी कक्षक जब टूटते हैं तो जिन दो समूहों में टूटते हैं उनको क्या कहते हैं, T2G और EG कहते हैं। क्या कहते हैं, T2G और क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, EG। ये क्या है, T2G तथा EG कहते हैं, ठीक है। आगे इनके बीच का जो ऊर्जा अंतर होता है, T2G और EG के बीच का जो ऊर्जा अंतर होता है उसे हम लोग कहते हैं tan dq या डेल्टा कहलाता है, tan dq या डेल्टा कहलाता है। फिर आगे इस ऊर्जा अंतर को क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहते हैं। कोई पूछ ले क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा क्या है, तो बोलेंगे T2G तथा EG के बीच ऊर्जा अंतर को क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहते हैं। तो ये हो गया बच्चों क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। तो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत में जो इनके ऊर्जा का विपाटन होता है, जो इनके ऊर्जा अलग होते हैं, वो डिपेंड, इनके डी ऑर्बिटलों का जो विपाटन होता है डिपेंड करता है इनकी ज्यामितीय संरचना पर। क्या बोल सकते हैं, इनके डी कक्षकों का विपाटन इनके डी कक्षकों का विपाटन इनके ज्यामितीय
संरचना पर निर्भर करता है, संरचना पर निर्भर करता है। ठीक है, इनके संरचना, जैसे मैं एग्जांपल बता दे रहा हूं, चतुष्फलकी का मतलब कि चतुष्फलकी का क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट लें। यदि आप क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत में इतना भी लिख देंगे तो आपको अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरह से क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन बढ़ता है। ठीक, तो आप लोग प्यारे बच्चों इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्यारे बच्चों आपका ये लेक्चर होता है समाप्त। यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए मैं आप लोगों को केमिस्ट्री के फर्स्ट भाग के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपी बोर्ड एग्जाम में लगातार प्रश्न आ रहे हैं उन सभी प्रश्नों को मैं इस लेक्चर में बता दिया हूं। तो आप लोग प्यारे बच्चों सभी लोग इस लेक्चर को जाकर देखिए और लेक्चर को बीच में छोड़ के ना जाएं। पूरा लेक्चर देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि नहीं इस लेक्चर में कुछ रखा है। शुरुआत में देखने से आप लेक्चर को डिसाइड नहीं कर सकते प्यारे बच्चों। आप शुरू में देखकर आप डिसाइड नहीं कर सकते। जब तक आप पूरा लेक्चर को नहीं देखेंगे तब तक आपको इस लेक्चर का मतलब नहीं समझ में आएगा। तो प्यारे बच्चों जाके इस लेक्चर को पूरा देखें, क्योंकि यदि आप पूरा लेक्चर देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हमारे यूपी बोर्ड एग्जाम के प्रश्न को किस तरह से डिजाइन किया गया, किस तरह से प्रश्न बनता है और हमें क्या क्या याद करना है प्यारे बच्चों। यदि आप इस लेक्चर को देख रहे हैं, आपको कुछ चीजें याद हैं तो अच्छी बात है, उसे और अच्छे से याद करें। आपको कुछ नया दिख रहा है तो उसको लिखें, और जो चीज आपको नहीं याद है उसको और अच्छे से याद करने का इस लेक्चर को देखकर प्रयास करें प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू। आप लोग हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आप लोगों को यूपी बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करने हैं, तो यूपी बोर्ड एग्जाम में अच्छा अंक आरडी क्लासेज के संग। ठीक है प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक तो आरडी क्लासेज के संग। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद प्यारे बच्चों।